आप सभी का स्वागत है सीआरपीसी की इस डिस्कशन में। आज हम लोग पिछले बार की वार्ता को ही आगे बढ़ाएंगे और उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है कि नहीं। कोई कमेंट में यस आवाज़ आ रही है कौस्तुभ जी? ठीक है, तो देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अरेस्ट एट ए ग्लांस, अरेस्ट को हम उसके संपूर्णता में देखते हैं। कंप्लीट पिक्चर सामने आना चाहिए। और हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा किया था, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना है। मैंने एक ये बात कही थी कि ये जो सीआरपीसी में चैप्टर 5 में अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविज़न है ये कंप्लीट नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है। प्री का एक क्वेश्चन कि क्या एग्जॉस्टिव है? नो, एग्जॉस्टिव नहीं है। मैंने बताया, डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, एग्जॉस्टिव इसलिए नहीं है कि कोई चीज़ बिल्कुल परफेक्ट कंप्लीट तब होती है जब उसको बाहर की तरफ नहीं देखना पड़ता। और सीआरपीसी को बाकी स्पेशल एक्ट की तरफ भी देखना है, उससे भी गवर्न होता है, जैसा कि सेक्शन 4 और 5 सीआरपीसी में है कि सब्जेक्ट टू द जो है स्पेशल प्रोविज़न ये अप्लीकेबल होती है। उसी तरह इसको कॉन्स्टिट्यूशन पे भी डिपेंड करना पड़ता है। आप आर्टिकल 20, 21, 22 का जो मैंडेट है इसको फॉलो करना पड़ेगा। और इवन जब हम अरेस्ट की बात कर रहे हैं तो अरेस्ट पे ये भी देखेंगे कि अरेस्ट में एक ओल्ड लॉ है, 73 में जो बनी थी वो ओल्ड लॉ है, और धीरे धीरे एक ये डेवलप होके इसने अपना शेप चेंज कर दिया है। तो आखिर वो क्या डेवलपमेंट है? 73 के बाद जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आते रहें और धीरे धीरे आप देखिए, हम देखते हैं कि जोगिंदर कुमार की रूलिंग आती है, गाइडलाइंस आता है अरेस्ट पे 11 पॉइंट पे, वो गाइडलाइन को फॉलो करना है। फिर उसके बाद डीके बसु का केस आता है, डीके बसु में भी गाइडलाइन आता है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। सीरीज आप केसेज है, मेन ये तो पिलर है, ये तो बिल्कुल आपका जोगिंदर कुमार और डीके बसु का केस क्या है कि ये अरेस्ट पे चीफ केस कह सकते हैं इसको, लीडिंग से भी लीडिंग केस है, क्योंकि इसके गाइडलाइन को न केवल फॉलो किया गया बल्कि आप देखिए कि इसके बाद के जो अमेंडमेंट हुए हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू एक लॉ बनती गई अरेस्ट पे, और उस लॉ को इनकॉर्पोरेट करती गई हमारी लेजिस्लेटिव, हमारी संसद ने, हमारी पार्लियामेंट ने, जो जिनको लॉ मेकिंग पावर हैं उन लोगों ने इसको इनकॉर्पोरेट किया। इसीलिए देखिए, आपको फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो क्वेश्चन क्या आता है कि आपको अपने जेहन में रखना है कि 4 मेजर अमेंडमेंट हैं अरेस्ट पे। 2005 का एक्ट है, 2008 का एक्ट है, 2010 का एक्ट है और 2013 का है, 4 अमेंडमेंट। तो अभी ऑप्शन में यदि 4 में से है तो आपको कंसीडर करना है किस पॉइंट पे क्या करना है। तो हमको पहले जब अरेस्ट को हम डिवाइड करेंगे, अभी हम प्रीलिम्स पाते हैं, फिर मेंस और बाकी जनरल बातों पे आते हैं, तो क्वेश्चन कैसे निकलेगा? तो क्वेश्चन निकालने के लिए करना ये है कि चैप्टर 5 में अरेस्ट का प्रोविज़न है, इसको हमने उठाया, सारे सेक्शन को एक साथ देखना है। कहाँ देखेंगे? हमने आपसे डिस्कस किया था कि इंडेक्स उठा लिया, इंडेक्स उठाया और देखा। तो देखने के बाद हमको मिलता क्या है कि अरेस्ट पे लेके जो मूल ओरिजिनल सेक्शन है उसके अलावा भी सेक्शन ए के रूप में आए हैं। तो ए के रूप में आप देखें, अभी इंडेक्स आप खोलिए तो आपको दिख जाएगा कि अरेस्ट में क्या है। आप स्टार्टिंग से शुरू करेंगे तो आप देखिए कि सेक्शन 41 जहाँ से स्टार्ट होता है, उसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये मेजर सब सेक्शन हैं जो आप इंसर्ट किए गए, अंतः स्थापित किए गए।
अब ये जो पूरा पूरा जो किया जाता है वो इंसर्ट किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि अब बीच बीच में भी 2005 के जो मेन अमेंडमेंट एक्ट है उसने कई बड़ी बड़ी चीज़ें लाई। फिर उसके बाद जहाँ ज़रूरत हुई जुडिशल इंटरप्रिटेशन आया कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा तो क्या क्या उसको फॉलो करना चाहिए, तो फिर धीरे धीरे आया। ये आया अमरावती का केस आया, लाल कमलेंदु का केस आया। ये आया कि जो पुलिस हर मामले में अरेस्ट कर लेती है, FIR हुआ नहीं कि अरेस्ट कर लिया, तो नो, अरेस्ट केवल मेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, केवल अपराध के पंजीकरण, प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण मात्र से पुलिस को यह अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता है कि वह उस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले। तो कब गिरफ्तार करेगी? जब उसके पास कुछ क्रेडिबल, कुछ विश्वसनीय साक्ष्य हो, इतना हो जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सके हाँ ये गिरफ्तारी हो। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया। गाइडलाइन से उन्होंने कहा, एक लाइन खींची बीच में, डिमार्केटिंग लाइन, 7 ईयर्स और अप टू 7 ईयर। 7 ईयर्स के नीचे आप अरेस्ट नहीं करेंगे। अरेस्ट करेंगे तो कुछ नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। जब हम 41 में आते हैं तो 41 में देखते हैं कि वो स्टैट्यूट के द्वारा इसको अधिनियमित करके ये बात प्रावधानित कर दी गई कि ये चीज़ें फॉलो करना, हम उस पर आते हैं। तो एक आप ये देखिए प्रीलिम्स में आपका ये निकला कि फॉलोइंग जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन मूल CRPC में नहीं था, कौन अंतःस्थापित नहीं किया गया, कौन संशोधन के थ्रू नहीं आया। अब 41 A, B, C, E दे दिया, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि A, B, C, D जोड़ा गया। इसी तरह दे दिया 50A, 50B, 50B, 50D, तो आपको देखना है कि 50A आया हुआ है। तो एक जगह हमने क्या किया है, 1 2 3 4 5 6, डिजिटल फॉर्म में 6 है। देखें तो 41A 1 हो जाएगा, B 2 हो जाएगा, C अलग हो जाएगा, D आ जाएगा। तो चेंज क्या है फिगर में देखें तो 41 में, 50 में, 53 में, 54 में, 55 में, 60 में है। और आप देखें कि जो जुडिशियल डिसीजंस हुए हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया, समाहित किया गया एक्ट में CRPC के, और इस तरह से ओल्ड लॉ से नई CRPC की अरेस्ट का प्रोविज़न डिफरेंट हो गया। और उस डिफरेंट में आपका एक मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया कि न्यायिक निर्णयों के मदद से गिरफ्तारी के संबंध में हुए विकास को रेखांकित करिए कि व्हाट आर द मेजर रिफॉर्म्स थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो आप देखें कि आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना, कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन में आप अरेस्ट पे आप देखिए, पहला कि अरेस्ट मेन जो बड़ा क्वेश्चन पूछना चाहे कि मेन प्रोविज़न को हाईलाइट करिए, एक बड़ा दायरा हो गया इसका। दूसरा ये है कि पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना कब अरेस्ट कर सकता है, 2। तीसरा कि 7 साल से कम सज़ा वाले मामलों में पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है। चौथा, 7 साल से अधिक वाले में कब कर सकती है। 5वां, जो अरेस्टेड आदमी है उसके क्या लीगल राइट है इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविज़न। ये हो गया। फिर ये है कि यदि पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी में विधि के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध गिरफ्तार हुए व्यक्ति को क्या उपचार प्राप्त है, न्यायिक निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट करिए। तो आप देखिए कि इसके ढेर सारे डायमेंशंस हैं। तो बेसिक चीज़ें तो हमने अभी जब डिस्कस शुरू किया तो पहले यह है कि गिरफ्तारी है क्या। बेसिकली गिरफ्तारी को कहीं रूढ़ अर्थों में, कहीं पे कोडिफाइड वे में डिफाइन नहीं किया। डिफरेंट डिक्शनरीज में देखेंगे आप तो आपको उसका अर्थ समझ में आएगा। लेकिन बेसिकली ये है कि कोई लीगल अथॉरिटी किसी को प्राप्त है और उस अथॉरिटी की किसी प्राधिकारी ने किसी को
उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया, पर्सनल लिबर्टी उसकी डिप्राइव की है और उसको अपनी अभिरक्षा में ले लिया, तो ये हो जाता है अरेस्ट का मोटा मोटा। फिर आता है कि अरेस्ट का पर्पस क्या है। तो हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि अरेस्ट इसलिए, जो आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग को जब एक्टिवेट करते हैं, क्रिमिनल जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है, जो आपराधिक न्याय प्रशासन है, जो आपराधिक न्याय प्रक्रिया है, वो स्टार्ट कैसे होती है। कई पहले बताया मैंने कि कोई भाई अपराध हुआ है, कोई उससे पीड़ित हुआ है, फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर उसकी विवेचना में जो चीज़ें आई उसके आधार पे पुलिस साक्ष्य इतना इकट्ठा कर लिए कि अब उसको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करके क्या करेंगे कि उसका ट्रायल होगा कोर्ट में, ट्रायल होगा तो फिर उसकी उपस्थिति सुनिश्चित किया जाए। तो पहला पॉइंट निकल के आया कि उसका पर्पज़ ये है कि ड्यूरिंग ट्रायल उसका अटेंडेंस, उसका अपीयरेंस इंश्योर किया जाए। दूसरा कि वो इतना खतरनाक आदमी है कि यदि उसको छोड़ दिया गया बाहर फ्रीली घूमने के लिए तो क्या करेगा, फिर उसी तरह के अपराध करेगा, यानी सोसाइटी को उससे बचाना है। तो दूसरा प्रयोजन निकल के आया, पर्पज़ उसका, कि टू प्रिवेंट द सोसाइटी बाई अफेंडर, उसको पुनः अपराध करने से निवारित करने के लिए। तो ये आपके दो बेसिक उसके पर्पज़ हैं। तीसरा अब आता है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर के लिए हम लोग अभी मोटा मोटा ये चले हैं, अब आते हैं उस पर। आप बेयर एक्ट पे उठाएं तो आपका पहला ही सेक्शन है सेक्शन 41, जो कहता है कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। अच्छा, मोटा मैंने आप लोग को बताया था कि अरेस्ट कौन कौन कर सकता था, तो इस डिस्कशन में आया कि ये भी आपका एक मेंस का क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपको 4 सेक्शन ध्यान में रखना है, 41, 42, 43 और 44। बाकी पुलिस ऑफिसर को सीआरपीसी में तमाम जगह पावर है अरेस्ट करने का। तो कहने का मतलब कि एज ए पर्सन बीइंग ए पुलिस ऑफिसर कैपेसिटी, बीइंग ए मजिस्ट्रेट, बीइंग ए प्राइवेट पर्सन, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आपको फिर ये जो है ये होगा। तो 41 पहला आता है कि पुलिस अधिकारी कब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अब बिना वारंट का भी अंतर समझ लीजिए। ये सीआरपीसी में जो हम 41 से 60 तक पढ़ रहे हैं, मेन है कि विथ वारंट, विदाउट वारंट भी है। अब अगले ही सेक्शन में 42 में जाएंगे तो विदाउट वारंट भी है। बट वारंट मामलों में पुलिस जो है आप क्या कर सकती है कि उसको ये सीआरपीसी दे देती है पावर कि वारंट के बिना भी ये मैटर हैं जिसमें आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो 41 में देखिए कि काफ़ी चेंज आया। अब 41 में पहले जो 41 को अब हम बांट लेते हैं 2 भागों में, एक 41(1) और एक दूसरा 41(2). आज जब 41(1) में देते हैं तो देखते हैं ये पहला ही सेक्शन कहता है कि कोई मजिस्ट्रेट के परमिशन की ज़रूरत नहीं है और कोई वारंट की भी ज़रूरत है, यानी कि विदाउट वारंट और विदाउट परमिशन, इसमें जो दी हुई परिस्थितियाँ हैं उसमें पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। मुझे लगता है ये सब लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी एक नज़र इस पर मार लेते हैं। पहला वर्ड आता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध है तो आप जानते हैं संज्ञेय अपराध में बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के, आप जब संज्ञेय अपराध की परिभाषा कॉग्निजेबल ऑफेंस को जब जाते हैं सेक्शन 2 में तो वही निकल के आता है कि वहाँ पे बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। तो पहला ये कहता है कि 41(1) का ए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो पुरानी सीआरपीसी में वहाँ प्रेजेंस की बात नहीं थी, लेकिन अब आ गया हु कमिट इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, एक कॉग्निजेबल, माने दो रिक्वायरमेंट हो गया कि एक तो ऑफेंस कॉग्निजेबल होना चाहिए और दूसरा उस पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में उसने उस ऑफेंस को कमिट किया। क्योंकि पुलिस तो भाई सीधे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई है। और आप ये देखें कि
जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की अथॉरिटी, उसी के सामने यदि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो नेचुरली उसको अरेस्ट का पावर होना चाहिए। तो इसको कोडिफाई करके ए में दे दिया गया। बी में क्या किया गया, ए में से ही कई टुकड़े कर दिए गए और बी एक नया लाया गया। और बी को भी क्या किया, इन्होंने दो पार्ट में बांट दिया, एक अप टू 7 ईयर्स और एक मोर देन 7 ईयर्स। यानी 7 साल से कम हो या 7 साल तक का जो मामला है वो 41(1)(b में आता है। तो वहाँ पे ये है कि आपको कोई या तो रीजनेबल कंप्लेंट होना चाहिए या कहीं आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, विश्वसनीय जो है जानकारी आपको मिलना चाहिए कि 7 साल से नीचे कोई का अपराध किसी ने किया है या 7 साल तक, भले उसमें जुर्माना हो या ना हो, लेकिन वो होना चाहिए इस कॉग्निजेबल ऑफेंस। 7 साल से नीचे हो प्लस कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो भी अरेस्ट कर सकता है। लेकिन कंडीशन ए आपको देखिए कि इसमें 5 कंडीशन आ जाते हैं, ABCDE करके। अब इसमें 41(1)(b को हमेशा ध्यान में रखना है। प्रॉब्लम भी इससे पूछ सकता है, फुल मार्क्स मिलते हैं इसमें यदि आपने चीज़ को सही ढंग से सही रेफरेंस में पकड़ के किया तो अब देखिए, कहता है कि यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती है, अर्थात जब पुलिस ऑफिसर के पास जो कंप्लेंट मिली है या कोई उसको सस्पिशन है और तो उसके पास उस चीज़ पे फेथ करने का, विश्वास करने का कारण है कि हाँ इस आदमी ने इस तरह का कोई अपराध किया है, और साथ ही साथ वो सेटिस्फाइड हो जाए, उसको इस बात का समाधान हो जाए कि यदि इसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये फिर अपराध करेगा। यानी कि टू प्रिवेंट टू फर्दर ऑफेंस, कमिट फर्दर ऑफेंस, कि फिर वो दोबारा उस अपराध को ना करे, यानी अपराध को करने से निवारित करने के लिए। दूसरा, उसके अपने इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए उसका निरुद्ध किया जाना जरूरी है कि बिना उसको गिरफ्तार किए नहीं किया जा सकता। तो उस कंडीशन में भी जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ज़रूरी है तो अरेस्ट कर सकता है। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है कि अपराधी ऐसा है कि छोड़ दिया गया तो क्या सकता है, टैंपरिंग कर सकता है, माने जो एविडेंस है या तो उसको गायब कर देगा, बत्ती गुल कर देगा, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी वाली, यानी कि जो उसके अगेंस्ट में एविडेंस है वो सारे को सारे क्या है, कहीं ना कहीं से अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि साक्ष्य को गायब कर दे या किसी भी तरीके से उसके साथ टैंपरिंग, छेड़छाड़ करता है। ये हो गया सी। और फिर डी ये कहता है कि जो एक्विंटेड लोग हो, जो उस अपराध के करने से परिचित व्यक्ति हैं, उनको क्या करता है कि धमकी देता है, प्रलोभन देता है, वादा करता है कि तुमने यदि ये बात ऐसे की तो हम तुमको इतना अमाउंट देंगे या तुम्हारे लिए ऐसा करेंगे। तो यानी कि इन सब करने से जो ट्रूथ है, ट्रूथ को सामने आने से रोकना चाहता है। ये डी में हो गया है। और इसका तरीका 3 वर्ड याद रखना है इसमें, उत्प्रेरणा, धमकी, वायदा, यानी कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। मतलब थ्रेटनिंग ना करे, इंड्यूसमेंट ना करे और कोई प्रॉमिस करके वो जो विटनेस है उसको किसी तरह से प्रभावित ना करे। लास्ट ई आता है कि पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि ये अरेस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा कि तब तो ये कोर्ट में हाजिर ही नहीं होगा, ये खाना बदोश है। आदिवासियों टेंट लगाते हैं और यहाँ पे चोरी डकैती की और फिर भाग लिए। इसने कोई पता नहीं बताया, सही नाम नहीं बताया, कहीं किसी तरह से इंश्योर नहीं हो रहा है कि ये ठीक है कि इसको छोड़ दिया जाए। 7 साल से नीचे का ऑफेंस है, लेकिन ये 7 साल के नीचे का है पर है तो ऑफेंस ना। उस ऑफेंस का यदि प्रूव्ड पाया जाता है तो चार्जशीट जाएगी, कोर्ट ट्रायल करेगी। तो उस समय कैसे लाएंगे? ट्रायल में तो या तो बेल आउट होना चाहिए या जेल में रह के अपीयर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में तो ये आपका यह है, यानी कि पहली थ्योरी निकल के आई 41(1)(b के थ्रू कि बिलो 7 ईयर्स या ठीक 7 ईयर्स के कंडीशन में आप अरेस्ट रूटीन वे में नहीं करेंगे।
जोगिंदर कुमार के केस में यही कहा गया कि आप रूटीन वे में कोई अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये कोई एब्सोल्यूट नियम नहीं बनाया गया केस लॉ के थ्रू। इसीलिए कोई इल्यूजन ना हो, इन्होंने पुलिस को कानूनी रूप से बांधने के लिए कि पुलिस ये ना कहे कि उसे जजमेंट नहीं पता, उसको गाइडलाइन नहीं पता, और इसने तो एफआईआर किया और इसका अपराध साबित भी हो रहा है। तो इसीलिए 5 कंडीशन दिया, 5 में से कोई एक पूरा होना चाहिए, यानी कि पुलिस ऑफिसर का सेटिस्फैक्शन और ये केस डायरी में आना चाहिए। जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है तो अपनी केस डायरी में उसको लिखता है, बयान लिखता है, चाहे जो भी बातें होती हैं सब उससे लिखता है। तो ये आपका एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हर जगह आपके पर्सनल डिस्कशन से लेके सीनियर एडवोकेट्स के बीच में या वो करके। तो ये कंपैक्ट एक क्वेश्चन यह आया कि 7 साल से नीचे कब गिरफ्तारी की जा सकती है, तो आप बताएंगे कि सीआरपीसी की धारा 41(1)(b) में ये प्रोविज़न है कि 7 साल से नीचे के अपराध में पुलिस अधिकारी निम्न परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो इस तरह से ये आपका आंसर एक भी पूरा निकल आएगा। अब दूसरा है कि पुलिस मान लो 7 साल से नीचे है, अरेस्ट नहीं कर सकती, कंडीशन फॉलो करेगी तभी करेगी, लेकिन यदि अरेस्ट नहीं करती है तो कंडीशन में भले ही ना जाया जाए, बट उसको अपने केस डायरी में जब वो चार्जशीट भेजेगा तो ये मेंशन करना पड़ेगा कि हम इसे क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका 41(1)(b) आ गया। अब एक BA भी आया, खक, हिंदी में खक, खक। अब ये ख और क दोनों एक साथ है, और तो इसका मतलब ये आया है कहाँ से, अमेंडमेंट से आया। तो फिर आया है ये ख में आपने देखा 7 साल से नीचे, और क जुड़ गया उसमें तो 7 साल से अधिक का मामला हो गया। तो ये कह रहा है कि जब रिलायबल इंफॉर्मेशन है कि कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया गया जो 7 साल से अधिक है और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और जो इंफॉर्मेशन मिली है उस पे उसको बिलीव करने का उसके पास रीजन है, विश्वास करने का कारण है कि हाँ इसने इस तरह का ऑफेंस किया है, तो उस मामले में वो उसको अरेस्ट कर सकता है। ये BA ख से हो जाएगा। अब इसके बाद सिंपल सी चीज़ें हैं, कभी कभी क्या है कि फुल क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए इसको शॉर्ट में करके आप लोग लिखने का प्रयास करिए, 1 बार में, 2 बार में, 3 साहब, क्योंकि यदि पूरा एयर एक्ट की लैंग्वेज यदि उतारेंगे तो आप के कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसलिए इसको शॉर्ट में करके आपको लिखना पड़ेगा। फिर आते हैं सी कहता है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो भी पुलिस ऑफिसर उसको, यानी जिसको भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया है, चाहे वो आपका 82 में किया गया हो, 82 CRPC में है, एब्सकॉन्डर उसको डिक्लेयर किया जाता है, चाहे वो 299 CRPC में है, उसको मफरूर, फरार या एब्सकॉन्डर उसको डिक्लेयर किया गया हो, तो इसको क्या है कि पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है। फिर ये है कि जहाँ पे कोई चोरी की प्रॉपर्टी रखता है अपने पास, तो ये है, इसको बाकी डिटेल वो कर दिया। फिर ये है कि पुलिस ऑफिसर जब अपनी ड्यूटी कर रहा है उसमें हर्डल क्रिएट कर रहा है, बाधा पहुंचा रहा है, तो भी जो आर्म फोर्सेज है, किसी ने कोई उसका भगोड़ा है, कोई छोड़ के भाग आया वहाँ पे, उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। इसी तरह एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड कोई लॉ है और उस लॉ के तहत गिरफ्तार किया जाना ज़रूरी है, तो इसमें आपका जी जो है, जी में जो प्रोविज़न है उसको ध्यान में रखते हुए अरेस्ट किया जा सकता है। इसी तरह कोई कन्विक्टेड आदमी है और मान लो बेल आउट हो गया और बाद में 356(5) के कंडीशन को वायलेट करता है, कोई रूल है उसको वायलेट करता है, तो वो भी पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर सकता है। या किसी दूसरे थाने का
कोई एसओ है, इंस्पेक्टर है, और उन्हें लीगल प्रोफार्मा में आके एक ओरल या राइटिंग रिक्वेस्ट किया हुआ है, और तब वो यदि उस पर फेथ करने का और ड्यू प्रोसेस में जारी होने का यदि पुलिस अधिकारी को है विश्वास, तो उसमें उसको भी ये कर सकता है। तो इस तरह से आप देखिए कि 41(1) पूरा होता है, और 41(1) में एक बड़ा क्वेश्चन आया कि पुलिस ऑफिसर का वारंट के बिना अरेस्ट कर सकता है। दूसरे एक क्वेश्चन के 2 पार्ट आए, 7 साल और 7 साल से अधिक। ठीक है, अब एक आता है 42 और 41(2) आता है। 41(2) में क्या है, ये कहता है कि जो अगला सेक्शन है 42, उसमें जो प्रोविज़न दिया है उसको फॉलो किया जाए। इसलिए उस प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए जब मैटर, ये 41(2) में इसलिए आया कि ऊपर की सारी चीज़ें कॉग्निजेबल ऑफेंस थी, और ये आया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के बारे में चाहे कंप्लेंट हो, चाहे रिलायबल इंफॉर्मेशन हो, या रीजनेबल डाउट हो, या मजिस्ट्रेट का कोई आर्डर हो, तो उस कंडीशन में रहते हुए ही उसको 42 के प्रोविज़न को फॉलो किया जाएगा। तो 42 का प्रोविज़न आगे आप देखेंगे कि ये कहता है कि भाई कोई आदमी भले ही असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, लेकिन बातचीत से, पूछताछ से, उसके रिकॉर्ड उसके पास जो है, वो सब देखने के बाद ये लगता है कि वो बता नहीं पा रहा है या झूठ बोल रहा है, या कहने का मतलब कि सारी कोशिश के बाद ये असर्टेन नहीं हो रहा है कि अमुक आदमी कौन है, नाम क्या है, रहता कहाँ पे है। तो उस कंडीशन में भी ये तय करने के लिए कि ये एक्चुअल में है कौन, सही नाम, पता, निवास क्या है, अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये 42 के प्रोविज़न के रहते हुए इसमें यह है, ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि नॉन कॉग्निजेबल मैटर में केवल 42 में दिए हुए कंडीशन पर ही आप अरेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मजिस्ट्रेट का परमिशन चाहिए, मजिस्ट्रेट का वारंट चाहिए। तो ये आपका ये है आपका, मैंने बताया कि 41(a) यानी 41 कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये सारे अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं। और आप इसको देखिए कि आप जब केस ला पढ़ेंगे जोगिंदर कुमार का, DK बसु का, और भी तमाम केसेज हैं, बट दो ये लैंड ये बिल्कुल लीडिंग केसेज है, एकदम चीप लीडिंग केसेज है। तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसमें जोड़ा गया है। तो आप देखिए कि ये 41 ये कहता है, अच्छा मैं ये 41 पे जो कोई कन्फ्यूजन किसी को तो नहीं है, आगे बढ़ा जाए? ओके, आप लोग की तरफ से कोई रिप्लाई आता है ठीक है, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। तो 41(a)(b)(c)(d) अब क्या है, पहले इसका टाइटल देख लीजिए। आपको दिमाग में बिठाना कैसा है कि 41(a) नोटिस की बात करता है, B अरेस्टिंग ऑफिसर की ड्यूटी की बात करता है, C कहता है कि अरेस्ट के रिगार्डिंग एक कंट्रोल होगा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, और स्टेट लेवल पे। अब देखिए जैसे C आया, C में आपका प्री का एक क्वेश्चन निकला, क्या निकला कि जो सेक्शन 41 में कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम के इस्टेब्लिश करने की बात आई है, उसमें किस तरह का कंट्रोल रूम है, कहाँ पे? तो एक दिया केवल ज़िले में, दूसरा दिया कि राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे, तीसरा दिया कि दोनों में, चौथा दिया कि केवल ज़िले में। अब देखिए ऊपर ज़िले में आया, फिर नीचे आया केवल ज़िले में, दो आया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या निकल आएगा कि राज्य में के प्रत्येक ज़िले में भी और राज्य के स्टेट लेवल पे भी, यानी एक स्टेट में तमाम डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट में प्लस एक हेडक्वार्टर यानी स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए, और ये इस्टेब्लिश करेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। तो अब ये आपका हो गया, D आ गया
डी भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। डी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी को फुलफिल करता है कि जब किसी को अरेस्ट किया जाता है, उससे पूछताछ किया जाता है, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी ये अपनी पसंद की, अपनी लाइकिंग के किसी वकील को उससे मिल सकता है, उससे पूछ सकता है। लेकिन क्या ये 41D इस बात की राइट देती है कि थ्रू आउट पूरे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में उसको वकील वहाँ पे स्टैंड करे, उसके साथ रहे? नो। इसीलिए कहता है जनरल प्रोविज़न कहता है कि मिल सकता है, मिलने का हकदार है, इंटाइटल है, लेकिन टोटल पूछताछ के दौरान वह नहीं रह सकता है। तो अब देखिए, अब ए में आते हैं। अब आप जोगिंदर सिंह के जो 11 डायरेक्शंस पढ़ेंगे, फिर डी के बासु पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखेगी कि जो अरेस्ट करने जा रहा है वो क्या करने जा रहा है। किसी की व्यक्तिगत स्वाधीनता को, पर्सनल लिबर्टी को से उसको वंचित करने जा रहा है, डिप्राइव करने जा रहा है। और एक तरफ हमारा संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि हर व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये संवैधानिक गारंटी को ब्रीच करने जा रहा है, तो कैसे कर पाएगा। एक संवैधानिक गारंटी और है कि आर्टिकल 19(1)D में जो सब प्रत्येक व्यक्ति को भारत में हर जगह भ्रमण करने का, घूमने का, ट्रांजिट का अधिकार देता है। तो ये कैसे होगा, तो आप पढ़ेंगे जब आर्टिकल 19(1)D, तो 19(4) में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो इन सारे रिस्ट्रिक्शंस में ये है कि यदि कोई एग्जिस्टिंग लॉ के तहत कुछ काम किया जा रहा है तो उस लिबर्टी को, चाहे पर्सनल लिबर्टी की हो, चाहे मूवमेंट की लिबर्टी को है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और आर्टिकल 21 में रास्ता बताया है क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और सीआरपीसी क्या है, प्रोसीजर बनाती है, इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ग्रैंड नॉर्म, उसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस ग्रैंड नॉर्म से फिर आपका ये एक लेजिस्लेशन के थ्रू ये एक्ट आया और इस एक्ट ने अपनी एक प्रोसीजर बनाया, उस प्रोसीजर की तरह उसकी पर्सनल लिबर्टी को और राइट टू मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया। तो इसका मतलब कि ये आप यदि उसको रोक रहे हैं, उसमें व्यवधान डाल रहे हैं, तो प्रक्रिया कुछ बहुत साउंड होना चाहिए। तो साउंड होने के लिए क्या है कि जब तुम जा रहे हो यूं ही किसी को गिरफ्तार नहीं कर लोगे। तो इसलिए 41 कैपिटल ए कहता है पुलिस ऑफिसर उन सारे मामलों में जो इसमें वो 41(1) के तहत किसी को गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है। अब इतना इन्होंने कर दिया कि 41(1) में चूंकि आपका प्रोविज़न है अरेस्ट करने का पुलिस को विदाउट वारंट, तो विदाउट वारंट यदि अरेस्ट करने की पोजीशन नहीं है, लेकिन पुलिस को आवश्यकता है कि उस व्यक्ति से मिला जाए जिसके विरुद्ध कोई एलिगेशन है, तो क्या करेगा, सीधे जाके पकड़ के थाने में थोड़े लेते आएगा, उसको नोटिस देगा। इसीलिए जब कभी भी आपसे कोई पूछे, कोई पुलिस ऑफिसर भी पूछ सकता है कि भाई उसको अरेस्ट कर नहीं सकते, हमारी सीमा लगी हुई है, तो क्या करें, तो आप उससे कहेंगे 41(a) की नोटिस दो। तो ये पॉपुलर है 41(a) की नोटिस। उसको नोटिस दिया जाता है कि आइए हमसे आपको कुछ पूछताछ करना है, आपके बारे में एक ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अब जब नोटिस दिया जाएगा तो जिस आदमी को नोटिस दिया जाएगा कि वो उसकी ड्यूटी हो जाएगी, बाइंडिंग नेचर की हो गई कि वो फिर पुलिस को कोऑपरेट करे। और यदि वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो इसके पास जो आपके इसमें 41(1)B में जो क्राइटेरिया था कि 41(1)B में कि अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए,
अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बिना उससे मिले हो नहीं सकता, और वो मिलने को तैयार नहीं है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो फिर अरेस्ट ही तो करना पड़ेगा। तो केस डायरी में उस बात भाव का वो एंट्री करेगा और फिर उसको गिरफ्तार कर सकता है। तो ये फिर आपका नोटिस इसीलिए कहता है कि नोटिस देने में तो यहाँ बेसिक चीज़ क्या रखना है, इतना मोटा इतना बड़ा बड़ा 4 इसमें 41A में 4 जो है उपधाराएँ हैं, तो उनमें से बेसिक निकाल आपको ध्यान रखना है कि जहाँ वारंट के बिना अरेस्ट करने का प्रकरण नहीं है, उन मामलों में पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, सबसे पहले यदि उसको अपने अन्वेषण के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यकता है तो उसको अपने पास या किसी प्लेस पे बुलाने के लिए उसको नोटिस देगा। जब वो नोटिस रिसीव हो गई, उसके संज्ञान में आ गया जिस व्यक्ति के विरुद्ध एलिगेशन है, तो वो पुलिस को कोऑपरेट करेगा, आएगा, फिर वहाँ पे वो फिर नहीं आता है तो उसको अरेस्ट करेगा। ये सिंपल सी बात करता है। अब 41B ये कहता है कि आखिर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी क्या है, तुम जा रहे हो गिरफ्तार करने। तो देखिए, अब यह है कि तुम जा रहे हो तो तुम लगने चाहिए ना कि तुम पुलिस वाले हो, तो यानी कि प्रॉपर यूनिफॉर्म हो। और तुम कौन हो, पुलिस का यूनिफॉर्म तो कोई भी पहन सकता है, तो भाई अपना नेम प्लेट लगाओ। तो तुम इतना लगाओ कि आसानी से तुम्हें ये जाना जा सके कि हाँ तुम पुलिस ऑफिसर हो, फला अमुक पुलिस ऑफिसर हो। अब जब तुमने ये सब यदि किया हुआ है और जब तुम अरेस्ट करोगे उससे, अब यहीं पे ये है कि अरेस्ट करोगे तो कैसे करोगे। जब इस पे हम आते हैं तो 3 सेक्शन इसमें रिलेवेंट हो जाते हैं, 46, 49 और लास्ट में एक सेक्शन आया 60A। तो कायदे से तो ये अरेस्ट को शुरू करना चाहिए 60A से। अब आप देखें 60A में क्या प्रोविज़न है कि कोई भी गिरफ्तारी इस संहिता यानी कि CRPC या गिरफ्तारी के लिए बंद करने वाले तत्समय प्रविध यानी जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है के बंदों के अनुसार की जाएगी, उसके अलावा नहीं। नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स प्रोवाइडिंग फॉर अरेस्ट। तो स्टार्ट यहाँ से करना चाहिए कि यानी अरेस्ट जो है के लिए जो अरेस्ट लॉ है, अरेस्ट लॉ कहाँ है, या तो इस CRPC में है या कोई दूसरे एग्जिस्टिंग लॉ में, जैसे स्पेशल एक्ट में है। स्पेशल एक्ट ढेर सारे होते हैं, उसमें भी अरेस्ट के प्रोविज़न होते हैं, तो यानी कि इसको फॉलो किया जाएगा। अब 46 में जब आप आएंगे तो 46 ये कहता है कि कैसे किया जाएगा अरेस्ट हाउ मेड, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो अब देखिए, मैंने बताया है कि पर्सनल लिबर्टी किसी की कर्टेल होने वाली है, वो उससे वंचित किया जाएगा तभी अरेस्ट होगा। तो पुलिस ऑफिसर जाएगा तो कैसे करेगा, उसको पकड़ के ज़बरदस्ती पकड़ के बिठा लेगा? नहीं, वो क्या करेगा, उससे कहेगा, आप फिल्म देखते हैं उसमें एक आता है ना बड़ा बढ़िया सेंटेंस, यू आर अंडर कस्टडी। अब जब पुलिस ने कह दिया यू आर अंडर कस्टडी, तो तुम क्या करोगे, बाई वर्ड या बाई एक्शन ये शो करोगे कि ठीक है भाई तुम अरेस्ट कर लो। तो अब ये ज़रूरी नहीं कि पुलिस उसको पीछे से पकड़े और तब ये कहे कि हाँ तुमको पकड़ लिया। यदि शब्दों के द्वारा या किसी कार्य के द्वारा उसने सहमत दे दिया कि ठीक है भाई आपने गिरफ्तार कर लिया, हम आपकी गिरफ्तारी आपकी हिरासत में हैं, और यदि नहीं है तो अब देखिए, इसलिए 46(1) में कहा गया कि गिरफ्तारी चाहे पुलिस ऑफिसर करे या कोई दूसरा आदमी करे, जब जिस समय वो अरेस्ट कर रहा है वस्तुतः उसके शरीर को छुएगा या परिवृत करेगा, मतलब शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। अब ये बॉडी और अरेस्ट को छू कर या उसको कन्फाइन करके करेगा। लेकिन 49 ये कहता है कि भाई देखो, गिरफ्तारी यदि किसी को करना है तो उससे अधिक अवरुद्ध नहीं किया जाएगा जितना उसको निकल भागने में रोकने के लिए आवश्यक है। द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रेस्ट्रेंट
दैट इन नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। जितना ज़रूरी उसको वहाँ से भाग जाने से रोकने के लिए है, गिरफ्तार करने के पर्पज़ से, उतना ही ज़रूरी चीज़ आप कर सकते हैं, उतना ही आवश्यक बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 46 को 49 के साथ मिलाएंगे तो ये आपको कहा जाता है कि भाई यू आर अंडर अरेस्टेड। तुमने दिखा दिया कि यस ठीक है आप कर लीजिए तो सही है, नहीं आप भागने लगे, अब भागने लगे यदि तो फिर तो आपको आवश्यक बल का प्रयोग करके पकड़ लिया जाएगा। इसीलिए 46(2) कहता है कि यदि तुमने बल के साथ पुलिस का प्रतिरोध किया या गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का प्रयास किया, तुम बचने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारे विरुद्ध आवश्यक सब साधनों को उपयोग में लाया जाएगा। यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। जो भी नेसेसरी फोर्स यूज किया जाना है वो पूरा किया जाना। अब नेसेसरी फोर्स का मतलब क्या है? यहाँ पे अनलिमिटेड नहीं है, नेसेसरी है। अब नेसेसरी कैसे तय होगा? तो एक लिमिटेशन खड़ी करती है आपका 46(3) कि भाई देखो अरेस्ट करने का पावर तो है तुमको। ये 46 भी कहता है कि आप उसको पकड़ सकते हैं, टच करेंगे उसको, आवश्यक सब बल प्रयोग कर सकते हैं, आवश्यक सारे मीन्स अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी ऐसे मामले में जिसमें डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है तो आप डेथ काज नहीं कर सकते, मृत्यु कारित करने का आपको अधिकार नहीं होगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन होता है, क्या जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए किसी को गया है वो अपना प्रतिरोध करता है, उस प्रतिरोध करने में वो फायरिंग शुरू कर देता है, तो अब ये 46(3) तो कहती है कि आप जब गए हैं किसी को पकड़ने के लिए तो आप डेथ काज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे आपको गौर करना पड़ेगा कि यदि आपको मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है तो दो बातें, दो साइड से यहाँ पे देखिए, ये अभियोग यानी जिस आदमी को पकड़ने गए हैं उसने मर्डर किया है तो उसमें मृत्यु या आजीवन कारावास का दंड नहीं है। उसने 326 का अपराध किया है, एसिड बर्न का किया है जहां आजीवन कारावास का दंड है, या जहां जहां भी डेथ सेंटेंस के हैं या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसमें से कोई इसके पे एलिगेशन है और तब ये बल का प्रयोग अपोजिट साइड से हो रहा है तो उस कंडीशन में डेथ काज की जा सकती है, इसको यदि वो करें। अब यहीं पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि उस अपोजिट पार्टी जिसको अरेस्ट किया जाना है वो अरेस्टिंग अथॉरिटी पे अटैक कर दे तो यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस पुलिस ऑफिसर को भी होता है, एवरी पर्सन को होता है जिसको अटैक से कोई खतरा महसूस होता है, कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन इस बात का आता है कि हम अपना बचाव नहीं किया है तो परिणाम क्या हो जाएगा, मृत्यु ही कारित हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ अरेस्ट की बात आ रही है तो यहीं पे देखिए कि यदि अरेस्ट लीगल नहीं है मतलब इल्लीगल है, तो अब यदि अरेस्टिंग अथॉरिटी अपने अथॉरिटी से बाहर जाके जहां नहीं करना है, लॉ का कोई मैंडेट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और फिर भी आप किसी को अपने फायदे के लिए अरेस्ट करना चाहते हैं तो जो इल्लीगल डिटेंशन है वो क्या है, वो एक इल्लीगल एक्ट भी है। सेक्शन 43 जब आप पढ़ेंगे आईपीसी की तो इल्लीगल वर्ड डिफाइन है। तो आप किसी को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हैं, ये संवैधानिक गारंटी। और आपने विधि की प्रक्रिया नहीं अप्लाई की तो विधि द्वारा प्रोहिबिटेड बाय लॉ कोई चीज़ करना चाहते हैं तो सेक्शन 43 के पहले ही में आ जाता है इल्लीगल। और कोई आप इल्लीगल कार्य कर रहे हैं तो अब क्या हो जाएगा कि यहाँ राइट टू प्राइवेट डिफेंस उसको भी मिलेगा जिसको इल्लीगल कस्टडी में आप लेना चाहते हैं, और उसको जान का खतरा तो आपकी जान ले सकता है। तो चीज़ों को क्या है कि पूरे पर्सपेक्टिव में देखना है
कि कोई कुछल्ला जोड़ दिया गया आपके मेंस के क्वेश्चन में, प्री में घुमा दिया गया, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सतर्क निगाह रखनी है और पढ़ते समय ही किसी चीज़ को कैसे कोरिलेट करना है, इस स्किल को डेवलप कर लेना है, फिर ये कुछ नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे आपका 46 में कैसे अरेस्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे आवश्यक बल का प्रयोग, आवश्यक साधनों का प्रयोग 46(2) में है और उसका इंटरप्रिटेशन करने में 49 की मदद लेंगे और 46(3) की लेंगे। अब इसी में कि जो गिरफ्तारी पुरुष की भी हो सकती है, महिला की भी हो सकती है, तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस फीमेल्स के लिए। तो आप देखिए कि आप किसी लेडी को यदि अरेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोविज़न, इसमें प्रोविज़ो एक जोड़ा गया है कि, और जो आप देखेंगे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से जो अरेस्ट की लॉ डेवलप हुई उसमें वीमेंस के प्रोटेक्शन को भी लेके लॉ डेवलप हुई। क्या आप वीमेंस को रात में नहीं अरेस्ट कर सकते, उसको अरेस्ट करने के लिए महिला कांस्टेबल कम से कम होनी चाहिए या महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए। आप उसको लेके जाते हैं थाने में तो उसके लिए अलग लॉकअप होना चाहिए, पुरुषों वाले में ही उसको आप नहीं डाल देंगे। तो ये सारे जो जुडिशियल डेवलपमेंट हुए उन्हीं को इनकॉर्पोरेट करके और फिर इसके साथ वीमेंस को लेके आपको देखिए पूरे क्रिमिनल लॉ में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। उसमें आपका एसिड बर्न, रेप और मॉडेस्टी ब्रीच करना, ये काफ़ी बड़ा चीज़ है। उसमें प्रोसीजर भी चेंज हुआ है और सबस्टेंटिव लॉ भी चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हम देखें, फिर एक आपको देखना है, यही देखिए आपको पढ़ते समय ये भी देखना है इससे क्या सवाल निकल सकता है। तो आपका क्वेश्चन आया है कि वीमेंस को अरेस्ट कौन करेगा, वीमेन करेगी, वीमेन बाय वीमेन, नॉट बाय मेल। लेकिन जुडिशियल लॉ का कोई एक नया इंटरप्रिटेशन है तो आपको फटाक से उस केस को पकड़ लेना है कि कोई महिला से इतर भी गिरफ्तार। मैंने आप लोगों को एक केस बताया था इसमें कि महिला जब नहीं अवेलेबल है तो मेल पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। इस पर मैंने बताया था क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल, महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल का केस, और एक दूसरा केस है राजकुमारी वर्सेस SHO नोएडा, जिसमें ये कहा गया कि कतिपय परिस्थितियों में पुरुष भी गिरफ्तार कर सकता है। तो ये क्या है कि इंस्टीट्यूट ने जो दिया है उससे अलग हटके एक इंटरप्रिटेशन आया है। लेकिन अब यहाँ पे भी आपको एक सतर्क निगाह रखना है कि ये रूलिंग कब की है, आपको पहला काम ये देखना है। तो ये रूलिंग आपको दिखेगी कि ये 2005 के पहले का है या 2005 के बाद का है, क्योंकि ये अमेंडमेंट क्या है 2008 का है। और अरेस्ट में हम लोगों ने देखा कि ये जो अमेंडमेंट से जो चीज़ें आई हैं वो सबसे पहले 2005 से शुरू हुई हैं। 2005 का एक्ट, 2008 का एक्ट, 2010 का एक्ट और 2013 का एक्ट। तो इसका मतलब कि स्टैट्यूट्स ने अब इस लीगल जो इंटरप्रिटेशन था इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब जब तक कोई दूसरा आदि बात का कोई केस हो आपके पकड़ में आ जाए तो उसको आप ध्यान में रखिए। तो इस तरह का कोई होता है तो टेक्स्ट बुक में आ जाता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा अभी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यदि है केस तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से मैं कहा, हाँ, तो 46। तो आप देखिए इसी तरह से आपको क्या करना है, अभी एक क्वेश्चन अपने दिमाग में रख लेना है कि व्हाट आर द सेफगार्ड रिगार्डिंग वीमेंस इन केस ऑफ अरेस्ट। महिला की गिरफ्तारी में से संबंधित प्रावधानों को डिस्कस करिए और उसको उपलब्ध अधिकार व उपचार को डिस्कस करिए। तो आपको देखिए कि
वीमेन बाय वीमेन और सनसेट और सनराइज, ये भी ध्यान में रखना। सूर्यास्त के पश्चात नहीं और सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी पे रोक लगाती है 46(4) जो आपके 2005 के अमेंडमेंट से आई है। तो क्या इसका कोई अपवाद है? ध्यान रखना है। यस, मान लो बहुत हार्डन क्रिमिनल हो, ड्रग माफिया है, कोई लेडी है वेल नोन है और उसको अरेस्ट किया जाना है, नहीं तो माल की डिलीवरी होगी और फॉरेनर जो स्मगलर हैं वो इकट्ठे हुए हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो क्या करेंगे? तो पुलिस क्या करेगी? एक महिला पुलिस अधिकारी की व्यवस्था करेगी और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से एक प्रायर परमिशन लेगी, तब जाके उसको अरेस्ट करेगी। यानी कि ये जो सूर्योदय और सूर्यास्त के पश्चात महिला पुलिस अधिकारी भी गिरफ्तार नहीं कर सकती है, वहाँ पे भी उसमें इन राइटिंग अथॉरिटी लेके जाना पड़ेगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। तो ये सेफ गार्ड भी है, उसका अधिकार भी है। ठीक, तो अब आप ये देखिए कि अरेस्ट हाउ मेड, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि पुलिस ऑफिसर क्या क्या ड्यूटी है और क्या उसमें उसको करना चाहिए। तो देखा आपने, अरेस्ट करने वाला जा रहा है तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए, नेम प्लेट लगाए जाना चाहिए। फिर जब अरेस्ट कर लिया उसने, अभी तो मैं कह रहा था कि अरेस्ट कैसे करेगा, अरेस्ट हाउ मेड कैसे करेगा। तो जब कैसे आया तो 46, 49 और 60 है, 3 आपके दिमाग में सेक्शन आ जाना चाहिए, फ्लैश कर जाना चाहिए। अब यह है कि फिर क्या करेगा प्रोसीजर, तो एक अरेस्ट मेमो बनाएगा। उस अरेस्ट जो मेमो बनाएगा उसको किसी विटनेस से अटैच कराएगा, और विटनेस कौन होगा? सबसे पहली जगह पे विटनेस उसका कोई जानने वाला रिश्तेदार मित्र हो तो उसको बनाए, वो नहीं मिल रहा है तो उस इलाके के कोई रेपुटेटेड आदमी हो, एनजीओ हो, तो उससे उस पर वो कराएगा। और फिर जिस आदमी को अरेस्ट किया है उसका भी उस पर सिग्नेचर लेगा और उसमें अब लिखेगा कि उसके फला आदमी को ये सूचना भिजवा दी गई है। यदि अरेस्ट मेमो सीआरपीसी और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के प्रोफार्मा में नहीं है और ये पकड़ने के बाद इनको क्या करना है, 24 घंटे के अंदर ले जाना है मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट 24 घंटे के बाद उसको उसका डिटेंशन, उसकी कस्टडी तभी अथराइज करेगा जब वो अरेस्ट जो उसकी कस्टडी है लीगल, और लीगल तब होगी जब प्रोसेस जो अप्लाई किया गया है लीगल प्रोसेस अप्लाई किया है। यदि आपने अरेस्ट मेमो में इरेगुलरिटी की है, कमियां की हैं, तो वहीं पे पहले ही स्टेज पे वो रिमांड देने से रिफ्यूज कर सकता है। तो आपको यहाँ पे देखिए कि बी में ये आपको वो हो गया। फिर ये है कि ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि मिसयूज कर रहा हो। तो इसीलिए सी ने जो जुडिशियल आपका मार्गदर्शन आया था उन्हीं में से ये भी आया कि स्टेट गवर्नमेंट को हर ज़िले में एक ऐसा पुलिस कंट्रोल रूम बनाना चाहिए जिसमें जब जो भी अभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसकी सूचना वहाँ पे चला जाए, उसका नाम मिल जाए, वहाँ पता मिल जाए, जिसने अरेस्ट किया उस पुलिस ऑफिसर का नाम मिल जाए और किस पद पे वो है, वो सारी चीज़ें, यानी कि अरेस्ट से रिगार्डिंग सारी चीज़ें वहाँ पे पता लग जाए। तो यहाँ प्री का क्वेश्चन में मैंने बताया कि कंट्रोल रूम का जो कॉन्सेप्ट इसमें है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है और स्टेट लेवल पे भी है, और इसीलिए इसमें वर्ड द स्टेट गवर्नमेंट सेल का मतलब होता है कि ये विवेक पे नहीं है, इसको करना ही करना है, मे वर्ड नहीं है। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी और मिलती है 41 कैपिटल डी में कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार, ये मैंने आप लोग से अभी डिस्कस की। तो इस तरह से हमारा ये 41 आया, बड़ा क्वेश्चन है। फिर आप आता है कि एक क्वेश्चन और 60 में देखिए,
आपको PCSJ में, APO में या कोई भी लीगल जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो मेंस के पेपर आते हैं, उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन में 3 या 4 उसके खंड हो जाते हैं और आपको एक 5 क्वेश्चन यदि पूछता है तो 36 मिनट मिलता है और 6 क्वेश्चन पूछता है तो 30 मिनट मिलता है। और 30 एक क्वेश्चन में 3 या 4 पार्ट है तो आपको 3 पार्ट है तो 10 मिनट मिलेगा। तो आप 10 मिनट लायक या 7 से 8 मिनट लायक क्वेश्चन चाहिए आपको। तो आपको ये छोटे छोटे भी आते हैं कि कब असंज्ञेय मामले में, कब नॉन कॉग्निजेबल मामले में पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो 42 आपके दिमाग में ये आ गया। तो इसमें मैंने जैसा कि आप लोग किया है कि ऑफेंस क्या है, असंज्ञेय, नॉन कॉग्निजेबल है। और तो असंज्ञेय मामले में आपको मालूम है कि बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के, बिना आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आखिर ऐसा 42 में क्यों किया गया? तो ये कह रहा है कि है तो असंज्ञेय अपराध, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में किया गया है, ठीक है। और जब पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है भैया तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहते कहाँ हो, तो बताता नहीं है, या जो बताता है वो पता लग जाता है कि गलत है। अब आपने उनसे पूछा कि भैया तुम कहाँ रहते हो, तुम बताया हमारा नाम जो है पारसदीन है, हम चिरौंजा में रहते हैं। अब वो पता लगा गूगल मैप पे खोल कर देख रहे हैं कोई चिरौंजा दिख ही नहीं रहे। किस ज़िले में हो, किस तहसील में? उस तहसील में हमने फ़ोन करके पूछा, बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, पता लगा नहीं साहब इस नाम का है ही नहीं। तो यहाँ क्या है कि एक रीजनेबली ये चीज़ आनी चाहिए कि इसका नेम और प्लेस एसर्टेन नहीं हो सकता, नाम और निवास स्थान निश्चित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर्पज क्या हो गया, नाम और निवास को स्थिर करने के लिए, इंश्योर करने के लिए उसको अरेस्ट किया जाता है, इसलिए गिरफ्तार किया जाता है। यानी कि चूंकि है तो भाई अपराध का मामला, और यहाँ पे लीगली तो जो है मजिस्ट्रेट का परमिशन लेना चाहिए, लेकिन पुलिस अधिकारी के सामने ही यदि कर दिया गया तो उस कंडीशन में क्या है कि ये यहाँ पे नाम, यदि मान लीजिए नाम और प्लेस असर्टेन हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ता, नाम और प्लेस यदि असर्टेन हो जाता तो उस कंडीशन में बेल बॉन्ड वगैरह लेके छोड़ सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को मैंने बताया कि जो थाने का पीठासीन अधिकारी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, SO या SHO जो होता है, उसको CRPC ने बहुत पावर दी है। और इवन नॉन कॉग्निजेबल छोड़िए, कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में भी वो आप जो है किसी को बेल आउट कर सकता है, PB पे छोड़ सकता है। तो अब यह है कि अब मान लो हम 42 पे आते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट क्या हुआ कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बट पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में वो ऑफेंस किए जाने का एलिगेशन है और उसके पुलिस ऑफिसर की डिमांड पे अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है, या जो बताता है उसके पे वो ये पाया जाता है कि वो फॉल्स है, मिथ्या है, तो इसलिए उसको अरेस्ट करेगा ताकि तय किया जाएगा ये है। तो ये आपका आंसर आ गया। और अब ये उसके बाद सब्सिक्वेंट चीज़ें क्या करना चाहिए उसमें, तो अब जब सही नाम हम पता कर लिया जाएगा तो उससे पूछा जाएगा भैया तुम अपने कोई जमानतदार लाओ, कोई बांड भरो कि तुम मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हो जाओगे। तो फिर उस कंडीशन में बांड पे या जमानत पे उसको छोड़ सकता है। लेकिन इसी में एक प्रोविजो दिया गया है 42(2) में कि मान लो भारत का रहने वाला ही नहीं है, तो फिर वो तो पंछी हाथ से निकल गया तो कहाँ पकड़ में आएगा। तो फिर वो जो भारत में बैठा हुआ आदमी है कोई, यदि उसका जानकार है, उसकी मदद करने के लिए तैयार है, तो भारतीय आदमी यानी कि इंडियन एलिमेंट कोई हो जो उसकी गारंटी ले, तब उसको छोड़ा जा सकता है, अदरवाइज नहीं छोड़ा जाएगा। फिर 42(3) ये कहता है कि आपने अरेस्ट तो कर लिया उसको कि उसका नाम और प्लेस एसर्टेन किया जा सके,
लेकिन आप 24 घंटे में नहीं कर पा रहे हैं। और आप देखिए 56, 57 में आप आएंगे तो 24 घंटा तो आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 22 भी 24 घंटे की बात करती है। वो बीच का जो जर्नी टाइम है वो निकाल दिया जाता है। तो अब या नहीं असर्टेन हो पाया या असर्टेन तो हो गया पर वो कोई बॉन्ड नहीं दाखिल कर पा रहा या कोई जमानत नहीं दे पा रहा है, तब पुलिस अधिकारी 24 घंटे के बाद पुलिस अधिकारी का हाथ भी बन जाता है। तब उनकी मजबूरी है कि नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाएं। 57 का जो मैंडेट है उसको आपको फॉलो करने पड़ेगा। तो आपका ये 42 में आ गया कि पुलिस ऑफिसर असंज्ञेय अर्थात नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी अरेस्ट कर सकता है। तो 42 के ये चीज़ें आपको ये करना है। तो मैं अब एक क्वेश्चन और आपका है मेंस का, प्री का, सबका, और ये अच्छा है। मैंने आप लोगों से एक वर्ड यूज़ किया था डबल अरेस्ट। किस सेक्शन के बारे में मैंने ये मेंशन किया था, कोई बता पाएगा? एनीवन? डबल अरेस्ट इस चैप्टर में, चैप्टर 5 में कहाँ पे है? तो देखिए डबल अरेस्ट वर्ड कहीं नहीं यूज है, बट सेक्शन 43 में डबल अरेस्ट का अर्थ निकलता है। सेक्शन 43 में प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट व्यक्ति भी अरेस्ट कर सकता है। अब ये प्राइवेट व्यक्ति जब अरेस्ट कर लेगा तो उसको अपने घर थोड़े ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा? उसको ले जाएगा ना पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के पास। और जब पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा तो वो क्या करेगा? फिर तो पुलिस अधिकारी है तो अरेस्ट करेगा उसको, और अरेस्ट करके जो रूल और प्रोसीजर फॉलो करना है वो रूल और प्रोसीजर फॉलो करेगा। तो इसीलिए डबल अरेस्ट, 2 बार गिरफ्तारी की बात मैंने कहा कि सेक्शन 43 में है। कभी ऐसे भी इस लॉ के प्रोविज़न की स्पिरिट में ऐसी चीज़ें भी पूछ दिया जाता है। तो अब आते हैं कंटेंट पे कि प्राइवेट व्यक्ति कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो इसमें देखिए 2 तरह के पिक्चर निकल के आते हैं। पहला, तब गिरफ्तार कर सकता है जब उसके सामने ही कोई आदमी नॉन बेलेबल अजमानती प्लस संज्ञेय अपराध करता है। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है, अजमानती और संज्ञेय के बीच में और है, और को हमेशा ध्यान में रखना है, आ नहीं है। अजमानती एज वेल एज कॉग्निजेबल, जब दोनों केवल अजमानती है और असंज्ञेय है नहीं चलेगा, केवल जमानती है और संज्ञेय है तो भी नहीं चलेगा। यानी वो ऑफेंस नॉन बेलेबल भी होना चाहिए और कॉग्निजेबल होना चाहिए, एक पार्ट, तो अरेस्ट कर लेगा। दूसरा पार्ट, जो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जब कोई चीज़ उद्घोषित की जाती है, प्रोक्लेम्ड की जाती है, प्रोक्लेमेशन होता है, तो वो प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है वो एक सार्वजनिक घोषणा है और हर व्यक्ति कानून को फॉलो करने के लिए बाध्य है। आपने देखा ना सेक्शन 37 और 39 में हम बात किए थे कि पब्लिक भी बाउंड है, वो भी यदि नहीं फॉलो करती है तो उस कंडीशन में पेनल प्रोविज़न उनके भी अगेंस्ट हो सकता है, 187 में, 176 में, 202 में। तो यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट व्यक्ति 2 स्थितियों में गिरफ्तार कर सकता है। पहला, अजमानती और संज्ञेय अपराध हो, या दूसरा कि कोई वो व्यक्ति उद्घोषित अपराधी हो। ठीक, तो ये आंसर आपका इतना ही में कंप्लीट हो गया। अब आगे वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है कि खुद गिरफ्तार करेगा, तो अपना ठाकुर साहब बड़े आदमी हैं, अपने आदमी से कह के गिरफ्तार करवाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब वो प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया जाएगा उसमें, तब ये बात आती है कि जब वो उसको गिरफ्तार करेगा या करवा लेता है तो विदाउट कोई डिले
अननेसेसरी डिले, जो लाने ले जाने में होगा तो डिले तो होगा, लेकिन वो नेसेसरी डिले होगा। अननेसेसरी डिले की ना उसको पुलिस ऑफिसर के पास ले जाएगा, उसको उसके हवाले कर देगा, और पुलिस ऑफिसर तब उसको अपनी कस्टडी में लेगा या थाने भिजवाएगा। ठीक है। और यदि मान लो इसने अरेस्ट कर लिया, लेकिन ये पता लगता है कि नहीं नहीं ये तो संज्ञेय अपराध नहीं है, असंज्ञेय अपराध है, तब पुलिस ऑफिसर सेक्शन 42 को प्रोसीड करेगा। यानी नाम पता बता देता है तो उसको बताएगा भैया कि तुम अवेलेबल अपराध है और तुम जमानत देने को तैयार हो तो मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ। फिर बांड ले लिया, उनसे सिक्योरिटी ले ली और उनको छोड़ दिया। तो इस तरह से आपका 43 हो गया। फिर 44 आता है कि प्री का आपने दिमाग में रख लिया, मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है, करवा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कौन से मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल दोनों, कार्यपालक और न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों। बट कब कर सकता है, जब उनके प्रेजेंस में और जहाँ के वो मजिस्ट्रेट हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यानी उनके लोकल ज्यूरिसडिक्शन, उनके स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसने अपराध किया है, तो मजिस्ट्रेट साहब जाके खुद पकड़ सकते हैं या किसी को ऑर्डर कर सकते हैं भैया इसको पकड़ो। और यदि फिर वो लगता है कि अवेलेबल ऑफेंस है तो उस हिसाब से ट्रीट करेंगे, नॉन अवेलेबल है तो आप अपनी कस्टडी में लेके और फिर उसको जहाँ सुपुर्द करेंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि 44(1) में ये पावर उनको दे दिया। 44(2) ये कह रहा है कि जिस आदमी को अरेस्ट करने के लिए वो वारंट इशू कर सकता है, गिरफ्तार करने के लिए डायरेक्शन दे सकता है, तो उसको वो स्वयं भी गिरफ्तार कर या करवा सकता है। तो इस तरह से 44 हम लोग ने देखा। और फिर जो है फिर आता है हम लोग, तो देखिए अरेस्ट में 4 तरह की चीज़ें हम लोग हो गया कि पुलिस ऑफिसर कब अरेस्ट कर सकता है, प्राइवेट व्यक्ति कब अरेस्ट कर सकता है, और मजिस्ट्रेट चाहे एग्जीक्यूटिव हो या ये कब गिरफ्तार कर सकता है। अब ये आता है 45 प्रोटेक्शन की बात कर रहा है कि जो आर्म फोर्सेस के मेंबर हैं उनको अरेस्ट से प्रोटेक्शन दिया गया है। अब देखिए आप अरेस्ट से प्रोटेक्शन पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अरेस्ट से जो प्रोटेक्शन है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के जो ऑफिस बियरर हैं उनको, जैसे आर्टिकल 361 में आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट और गवर्नर, इसी तरह से जो दोनों हाउस हैं और स्टेट के हाउसेज हैं उनमें भी आप देखेंगे कि सेशन चल रहा है तो क्या कंडीशन होगा, किस स्पीकर का परमिशन लेना पड़ेगा, 40 दिन पहले 40 दिन बाद, ये सारे प्रोविज़न है। यानी कि विशेषाधिकार प्राप्त जो लोग हैं उनको नहीं किया जा सकता, जो पार्लियामेंट या विधानमंडलों के मेंबर हैं उनको कतिपय शर्तों पे ही किया जा सकता है। जजेज हैं, जजेज को भी जैसे मजिस्ट्रेट हैं, जुडिशियल ऑफिसर हैं, तो या तो डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट के परमिशन से ही किया जा सकता है। तो कई जगह है। तो उसी तरह से आर्म फोर्सेस का भी ये प्रोटेक्शन 45 में दिखता है, जो ये कहता है कि 41 से लेकर 44 तक जो अरेस्ट की बातें हो गई वो लागू नहीं होगी आर्म फोर्स के मेंबर्स पे, यदि ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने में वो किया गया। अब ध्यान देना है कि आर्म फोर्स का मेंबर होना मात्र 44 का के प्रोटेक्शन का हकदार आपको नहीं बना देगा। आप आए हैं आर्मी से छुट्टी पे और घर पे जाके मर्डर कर दिए तो आप थोड़े बच जाएंगे। ये कहता है कि ऑफिशियल ड्यूटी, पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में यदि आपने कुछ किया है तो तब आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन ये एब्सोल्यूट तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए अगली लाइन कहता है कि
गिरफ्तार तभी किया जाएगा जब केंद्र सरकार की सहमति ले लिया गया है। आर्मी का जब मामला आ गया, आर्म फोर्सेस का मामला हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पिक्चर में आ गई। तो यदि आपने ऑफिशियल ड्यूटी से है रिलेटेड भले ही हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का यदि कंसेंट ले लिया गया है तो उस कंडीशन में अरेस्ट किया जा सकता है। आप देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे 197 में तो भी पब्लिक सर्वेंट को कुछ प्रोटेक्शन है, तो बट वो कॉग्निजेंस के अगेंस्ट है। आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, फिर आप 45(2) बात कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन दे सकती है कि जो उनके अपने फोर्सेज हैं जो पब्लिक आर्डर को मेंटेन करने में लगे रहते हैं और उस सर्विस में है, तो वो कह सकता है कि 46(1) का जो 45(1) का प्रोविज़न है वो उनके यहाँ भी किस तरह से लागू होगा। तो आपका 45 पे बस ध्यान ये रखना है कि पदी कर्तव्यों के निर्वहन में ही संरक्षण प्राप्त, और ये भी संरक्षण तब समाप्त हो जाता है जब केंद्र सरकार कंसेंट दे देती है गिरफ्तार करने के लिए। राज्य सरकार भी अपने यहाँ संशोधन करके इस तरह का उपबंध रख सकती है। तो अब आपका आता है कि 46 हम लोग डिस्कस किए। अब फिर छोटी छोटी बातें आती हैं। अब मान लीजिए जिस आदमी को, और बस एक मिनट सेक्शन देखिए, ये सेक्शन 82 और किसी ने लिखा है और ये सब, तो मैं सब पे ये चल रहा हूँ। और सेक्शन 82 में बेसिकली क्या है ना कि जो जिन लोगों की कुर्की होती है धारा 83 में, उसके पहले उनको एक उद्घोषित किया जाता है, प्रोक्लेम किया जाता है कि ये भगोड़ा है, क्योंकि उसके पहले उस नोटिस वगैरह सर्व होती है कि भाई आपको ये तारीख लगी है, आ जाइए, नहीं आएंगे तो आपको माना जाएगा कि आप फरार हैं, वो हैं। तो वो अलग टॉपिक हम लोग आएंगे। तो अभी क्या है कि बेसिक चीज़ ये है, अरेस्ट एक बड़ा टॉपिक है, इसीलिए मैंने कहा कि ये पूरा एट ए ग्लांस आपको देखना, प्रिपेयर होना है ऑलवेज के लिए। अभी तमाम चीज़ें हम लोग आगे भी अभी डिस्कस इसमें करना है। अभी प्रोविज़न पहले दिमाग में बैठ जाए, कौन प्रोविज़न कैसे सेट होगा, कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। 47 सर्च की बात करता है। सर्च कब, अरेस्ट के चैप्टर में सर्च की बात करता है, यानी कि अरेस्ट करने के लिए सर्च। मान लो जिसको अरेस्ट करना कहीं छुप गया, घुस गया कहीं, तो क्या है कि अब वो अरेस्ट करने में लगा हुआ है, तो जो जिसका प्रीमाइजेज होगा, जो स्थान होगा, वहाँ फिर उसको रास्ता देना पड़ेगा कि भैया ठीक है, हम जो पुलिस अधिकारी या जो भी अरेस्टिंग आदमी है, तो घर का मालिक होगा जो उसका इंचार्ज होगा, यदि पुलिस वाला कहता है कि भैया हमको अरेस्ट करना है, आप जाने दीजिए, तो जाने देगा। और सर्च करने में उसकी जो मदद हो सकती है वो मदद करेगा। यहाँ इस सेक्शन में बाकी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं ये कह रहा था कि इसमें एक प्रोविजो ध्यान रखिए कि मान लीजिए अरेस्ट करने गए हैं और आपको एक कमरा वहाँ ऐसा मिलता है जिसमें औरतें हैं या औरत है कोई, तो आप क्या करेंगे? अब उससे कहेंगे कि भाई आप हट जाइए, हमको तलाशी लेना है। और कोई कमरा बंद है, ताला वाला बंद है, तो उसको तोड़वा भी सकता है। तो ये यहाँ तक कि खिड़की दरवाजे वगैरह भी अरेस्ट करने के पर्पज़ से जो है उसको तोड़ के खोलने तक की भी बात करता है। 47 इन जनरल सेक्शन है, एक प्लेन रीडिंग ले लीजिए। 48 में एक खास बात आती है कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर को किसी पर्सन को अरेस्ट करने की अथॉरिटी प्राप्त है, प्राधिकार मिला हुआ गिरफ्तार करने के लिए, तो भले ही उसके पास वारंट नहीं है, अथॉरिटी है, तो उस
अरेस्ट के पर्पस से पूरे देश में कहीं भी उसका पीछा कर सकता है। ए पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन whom he is authorized to arrest pursue such person into any place in India। तो ये बड़ी बात करता है कि जब पुलिस को यदि किसी को ऑथराइज किया गया पुलिस ऑफिसर को किसी को अरेस्ट करने के लिए, तो पूरे देश में जहाँ जहाँ पता लगता है वहाँ पीछे उनके पड़ सकता है। फिर 49 में मैंने कहा कि देखिए इनमें से सेक्शंस भी पूछ देते हैं फिल्म्स में, किस सेक्शन में क्या है, तो उसका तरीका वही इंडेक्स जो मैंने बताया आप देखेंगे और उससे सेक्शन धीरे धीरे 15 मिनट देंगे वो तैयार हो जाएगा। फिर 49 में आपकी बात हो गई कि जितना ज़रूरी है उतना ही उसके अगेंस्ट जो है आप पावर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रेस्ट्रेंट, आप ज़्यादा अवरोध नहीं कर सकते, जितना ज़रूरी है उतना ही कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जितना ज़रूरी है उतना ही कर सकते हैं। हमने पकड़ा भैया चलो तुमको गिरफ्तार करना है, वो कहता है अच्छा ठीक है चलिए आप हमको पकड़िए नहीं, हम चल रहे हैं आपके साथ गिरफ्तार हैं, और उसके बाद भागने लगता है और भाग गया वो, तो फिर 223 और ये पुलिस जो अधिकारी जो उसको अरेस्ट कर लिए थे 224 मुलजिम हो जाएंगे। विभागीय कार्रवाई होगी वो अलग कि आपने कायरता का परिचय दिया और एक मुलजिम आप पर भारी पड़ गया और भाग गया। तो ये मतलब कि आपको लीगली अरेस्ट किया गया है और आप भाग जाते हैं तो आपने कानून का उल्लंघन किया, और आईपीसी में भी आप 223 में पनिशमेंट के लिए लायबल हो जाएंगे। और तो इसलिए ये हो गया 50। अब हम प्रोटेक्शन पे की एक सेक्शन ये 50 पे आते हैं कि भाई जिसको अरेस्ट करने गए हैं जो भी, चाहे पुलिस ऑफिसर गया हो या कोई अदर आदमी, तो किसी अपराध के लिए गए हैं उसको अरेस्ट करने, तो बताएंगे कि भैया ये अपराध है, ये मैटर है, यानी कि हम उसको उस जो गिरफ्तारी का कारण है और उसका ग्राउंड दोनों देन एंड देयर उसको कम्युनिकेट करेंगे, तुरंत बताएंगे। और ये संवैधानिक रिक्वायरमेंट है, और यदि इनका पालन नहीं किया जाता है तो वो अरेस्ट क्या होता है, इल्लीगल हो जाता है। तो 51 में ये भी दिया गया और 52 में भी दिया गया है। मान लो गिरफ्तार आपने कर दिया है और वो जिसको पकड़ा गया है उसने जो ऑफेंस का एलिगेशन है वो बेलेबल है, जमानती अपराध है, यानी अदर देन नॉन बेलेबल है, तब उसको बताना पड़ेगा। मैंडेटरी यही आता है कि यदि वो जमानत का हकदार है तो जमानत के बारे में आपको बताना पड़ेगा इसी पुलिस ऑफिसर को जिसने अरेस्ट किया। अरेस्टिंग ऑफिसर को उस आदमी को बताना पड़ेगा कि तुम्हारा ऑफेंस बेलेबल है और तुम बेल करा सकते हो, तुमको हम बेल पे छोड़ देंगे यदि तुम जमानतदार लेते आओगे, तुम पीबी दाखिल कर दोगे। तो यह है, यानी कि दो संवैधानिक गारंटी इसमें दे दिया गया। एक तो गिरफ्तारी का उसको ग्राउंड देगा, कारण बताएगा, दूसरा ये कि यदि ऑफेंस अवेलेबल है तो ये बताएगा कि आप जमानत के हकदार हैं। अब 50A आता है, ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है 2005 में। इसमें वही जोगेंद्र कुमार, DK बसु और अर्नेश कुमार, तमाम ढेर सारे रूलिंग्स हैं। उनमें जो आया था कि ये जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते हैं तमाम उनके पे आक्षेप लगते हैं, तमाम मिसयूज एब्यूज के एलिगेशंस आते हैं पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, और मिसयूज कई जगह होता भी है। इतना एब्सोल्यूट पावर देने पे उसके मिसयूज की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और तमाम बार
मिसयूज होता है। तो इसीलिए 50A में 2005 में उन तमाम रूलिंग्स को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि भाई तुम अरेस्ट करोगे तो जो उसके नेक्स्ट फ्रेंड होंगे, उसके जो दोस्त यार होंगे, उसके घर वाले होंगे, रिलेटिव होंगे, जिनका नाम वो बताता है, तो आप उसको तुरंत इमीडिएट वहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे। संचार के साधन इतने बढ़ गए हैं कि और हर आदमी को मोबाइल नंबर 2-4 याद रहता है, या हो सकता है उस समय उसके पास भी मोबाइल हो, तो ये भैया कि हमारे घर वालों को बता दीजिए। तो उस बताने के पीछे मंशा क्या है कि आदमी आप फिर फर्दर उसको टार्चर न करें, फर्दर कुछ ये और दूसरे अपराध में न फंसा दें। आपने उठाया उसको, तमंचा कहीं दूसरे जगह ले गए और NDPS के सब्सटेंस वो किया और आपने और भी धाराएं लाद दी। कोई सेठ जी नाराज़ हैं, कोई अधिकारी किसी से नाराज़ है, कहा ले जाओ यार इसको 100 ग्राम चरस में दिखा दो। तो घर वालों को, दोस्तों को, यारों को सूचना देने का प्रावधान इसलिए किया गया कि एक ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, और अरेस्ट के जो पावर है उसका मिसयूज ना हो सके। तो 50A कैपिटल A का पहला पार्ट ये कहता है। दूसरा पार्ट ये कहता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको उसके राइट के बारे में बताया जाएगा। तीसरा पार्ट ये कहता है कि जब तुम अरेस्ट करके उसको लाते हो थाने में, तो GD होती है, थाने में जनरल डायरी होती है। अब जनरल डायरी या उसको उर्दू में रोज़ नामचा आम कहते हैं, और साधारण डायरी तो GD पॉपुलरली पुलिस में और कोर्ट में GD चलता है, जनरल डायरी। तो उस GD में एंट्री करेंगे। होता क्या है कि जब पुलिस ऑफिसर थाना छोड़ते हैं तो पर्पज़ और टाइम दोनों लिखा जाता है GD में, तो उसको कहते हैं रवानगी GD। फिर वापस लौट के आते हैं तो आमद होता है। तो जब आमद हुआ, आप किसी को अरेस्ट करके आए तो उसकी भी आमद होगी, यानी उसमें उसका एंट्री होगी, क्या क्या उसके पास है, क्या क्या मिला है उसके पास, मालखाने में क्या जमा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, और ये भी जो ऊपर दिया गया है कि वो अरेस्टेड पर्सन के रिलेटिव, फ्रेंड्स या एटसेट्रा जो भी हों, को किसको इन्फॉर्म किया है, ये भी उसमें GD में आपको लिखना पड़ेगा। और ये सब लिख के आप जाएंगे और अरेस्ट मेमो में ये बातें रही हैं, तब मजिस्ट्रेट वो फिर क्या होता है, आपका रिमांड ग्रांट करता है। ठीक है, तो अब इसीलिए कहता है 50A का 4 ये कहता है कि जब आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया अरेस्टेड आदमी को, तो उसकी ये ड्यूटी होगी कि वो अपना समाधान कर ले कि भैया 2 और 3 यानी 50A2 50A3 में जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया गया है या नहीं तो वहीं लिख देगा कि इसमें गिरफ्तारी संबंधी नियमों का पालन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में ये अभिरक्षा प्राधिकृत नहीं की जा सकती, रिमांड रिफ्यूज़ किया जाता है। तो ये आपका है लाभ जानना यहाँ पे ज़रूरी है। ये हमारी बाकी इस तरह से तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, तो आपका ये 50A भी वही प्रोसीजर की बात करता है। अरेस्ट ड्यूरिंग जो है अरेस्ट क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, अरेस्ट करके आए तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। फिर इसके बाद होता है, मैंने जैसा अभी कहा कि जो अरेस्टेड होता है तो उसको सर्च किया जाता है, उसके कपड़े, उसके पास क्या सामान है, फिर उसका कोई चीज़ मिलता है तो उसका एक सीजर बनती है, फिर जो मिलती है थाने में जाती है, माल खाने में जमा होती है। कुछ ऐसा इलीगल एलिमेंट मिलता है तो इलीगल वो सीज होता है और सील होता है। सील होने के बाद कोर्ट में जाता है, कोर्ट उस पर मजिस्ट्रेट उसको सीन करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ये है। जब मान लीजिए कोई सर्च
यदि किसी लेडी से रिलेटेड है तो आपको ध्यान रखना है कि 51(2) ये कहता है कि उसमें उसका पूरा डिसेंसी, शिष्टता का पूरा ध्यान रखा जाएगा महिला होने का, और तलाशी भी महिला से ही कराई जाएगी। अब आता है कि मान लीजिए कोई उससे ऑफेंसिव वेपन मिलता है, तो वो ऑफेंसिव वेपन भी क्या होगा, जो अरेस्टिंग ऑफिसर उसको ले जाएगा और कोर्ट में भी उसको प्रोड्यूस करेगा, और ताकि ये एविडेंस रहे कि हाँ ये इससे अरेस्ट हुआ है और अरेस्टिंग टाइम में ये मिला हुआ है। अब आते हैं एक और गारंटी। अब 53A, 54 ये 3 चीज़ें रिलेटेड हैं आपके मेडिकल से, एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन से। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, तीनों मेडिकल से रिलेटेड है तो 3 सेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। 53 का आप हेडिंग देखें, टाइटल इसका, तो ये कहता है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस। तो आपको ये देखना है कि पुलिस ऑफिसर की प्रार्थना पे, उसके रिक्वेस्ट पे रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है अभियुक्त की परीक्षा डॉक्टरी करेगा, उसको पॉपुलरली कहा जाता है उसकी डॉक्टरी करेगा, मेडिकल करेगा, ठीक है, तो वो उसकी मेडिकल करता है। 53A इसलिए किया गया कि जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ तमाम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सामने आने लगें, तो जो ऑफेंडर हैं, जो एक्यूज हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, रेप जैसे मामलों में उनको मेडिकली यदि एग्जामिन किया जाता था तो उससे भी कुछ मिल जाता है। जो विक्टिम थी या रेप विथ मर्डर में जो डिसीज्ड होती थी, तो क्या होता था कि फिर उसमें कुछ DNA के जो एलिमेंट हैं वो एक्यूज में मिक्स कर जाते थे, रह जाते हैं, जैसे हेयर का रूट हो गया, ब्लड स्टेन हो गया, तो सीमेंस हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि DNA और उसका स्वाब निकाला जाता है, उसमें स्लाइड वगैरह करके स्वाब निकाल लिया जाता है। तो इसके प्राइवेट पार्ट को देखने उखने से शरीर में क्या नेल वगैरह लगे हैं, तो कोई क्या इंजरी है, तो वो एक मेडिकल एविडेंस कोरोबरेटिव वैल्यू का मिल जाता है, और आईओ एक कंक्लूजन भी पहुंचती है और कोर्ट भी एक कंक्लूजन भी पहुंचता है। तो 53A इसीलिए जोड़ा गया आपके 2005 के अमेंडमेंट एक्ट से कि कोई कमीशन ऑफ ऑफेंस, अपराध जो कारित हुआ गया है उसके बारे में कोई एविडेंस ऑब्टेन हो सके। तो फिर ये है। अब इसमें आपको देखना है कि जो पुलिस ऑफिसर होगा उसका रैंक सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए, वही रिक्वेस्ट करेगा। तो ये आपका 53 और 53A पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे होता है। और ये जो 54 है आपका, ये एक्यूज के भले की बात करता है कि एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन इस पर्पस से कराया जाना कि जो उसका यदि फिजिकल एग्जामिनेशन हो, डॉक्टरी किया जाए, तो उसके बॉडी पे, उसके शरीर पे जो चोटें आई हैं उससे कोई वायलेंट एक्ट, कोई किसी ऑफेंस का कोई अनुमान निकाला जा सके, ठीक है। तो ये 54 में है, ये भी अरेस्टेड पर्सन के लिए है। तो फिर डॉक्टर का यह है कि वो डॉक्टरी करेगा। आजकल प्रोफार्मा एक बन गया है कि काफ़ी बड़ा सा होता है, कब स्टार्ट करेंगे, कब इसमें उसको आइडेंटिफाई करेगा पुलिस ऑफिसर, टाइम स्टार्ट कब शुरू किया, कब फिनिश किया, कैसे कपड़े थे, क्या उसकी बॉडी की पोजीशन है, पहले से कोई चोट थी या नहीं चोट, और ड्यूरेशन चोट की क्या हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी उसकी ज़रूरत उतनी नहीं है। अभी ये रखना है कि 53, 53A और 54 ये मेडिकल एग्ज़ामिनेशन की बात करता है, लेकिन 53 और 53A में पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे है, और 53A पर्पजली एक रेप या रेप के अटेम्प्ट टू रेप,
के मैटर के लिए बारे में है। और 54 में ये है कि एक्यूज के अगेंस्ट में यदि कोई ऑफेंस, मतलब कोई जैसे क्रॉस केस हो जाता है, तब वो मेडिकल दोनों तरफ की होती है, तो पता लगता है किसको क्या चोट लगी है क्या नहीं लगी है। या पुलिस कस्टडी में है कोई आदमी, वो अपना आरोप लगा रहा है कि हमको मारा पीटा गया है, थाने में ये किया गया है, तो वो अपनी डॉक्टरी कराएगा ना, तो डॉक्टरी कराता है, तो वो 54 में डॉक्टरी कराता है। अब एक 54A आता है, आइडेंटिफिकेशन परेड की बात करता है, गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। तो देखिए एक यहाँ पे प्री का क्वेश्चन है, उसको ध्यान में रखिएगा। एविडेंस एक्ट की धारा 9 में भी आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन धारा 9 है तो वो बात करता है रिलेवेंसी की, सुसंगतता की बात करता है। सेक्शन 9, क्योंकि धारा 6 से लेके 55 तक में कि वो बताए गए हैं कि कौन से फैक्ट रिलेवेंट होते हैं और फैक्ट इन इशू होते हैं। तो रिलेवेंट फैक्ट की बात करता है, इस नाते से आइडेंटिफिकेशन भी एक रिलेवेंट फैक्ट होता है, तब होता है। ये 54A क्या है, एक तरह से पावर देता है और प्रोसीजर देता है कि ये प्रोसीजर की बात करता है वो, कि ये कहीं कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो जो नोन व्यक्ति हैं जिन्होंने देखा है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसमें उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन आपका जेल में होता है। आप समझ लीजिए कि वहाँ पे क्या होता है कि किसी की शिनाख्त होनी है, तो उसके चेहरे पे यदि कोई दाग वोग है, मस्से वस्से हैं, तिल है, तो सब चिप्पी लगा के उसको ढक दिया जाता है, और बाकी 9 लोग और खड़े होंगे, उनके पे भी सेम पोजीशन में चिप्पी लगा के गिर जाती है, तो बेकार हो जाता है। एक विक्टिम जनरली पहचान नहीं पाते हैं, या तो पुलिस ऑफिसर क्या होता है वो पहले से कहीं कुछ मैनेजमेंट किया होता है, बताया होता रहता है, तो भले निकल आता है। और जब या तो बहुत देर तक विक्टिम जो इंजर्ड हैं वो सफर रहे हैं, तो उनके मस्तिष्क में वो अमिट प्रभाव होता है, तो वो पहचान लेते हैं। तो कार्रवाई शिनाख्त का पर्पज़ यही है कि उसको अपराधी की पहचान उससे कराई जा सके जो उसने उसको पहचाना था, देखा था या पीड़ित है। तो इसलिए कहता कोई जहाँ कोई व्यक्ति कोई अपराध करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी शिनाख्त ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है, तो वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से शिनाख्त कराने का आदेश दे सकता है। तो देखिए क्या है कि कोर्ट यहाँ मजिस्ट्रेट की बात किया, कोर्ट की बात किया है, तो कोर्ट के आर्डर से आइडेंटिफिकेशन उसका हो जाता है, क्योंकि वो कस्टडी में होता है, जेल में होता है, कोर्ट से परमिशन लिया जाता है, फिर वहाँ पे प्रोसीजर होता है। और आप ये समझ लीजिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से ये कराई जाती है व्यवहारता। अब इसमें पहले ये नहीं था, बाद में 2013 में जोड़ा गया है, इसलिए ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है अभी तक का, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग कि परंतु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से डिसेबल है। देखिए मान लीजिए कोई लड़की है, मेंटली अनस्टेबल है, उसके साथ कोई ऑफेंस किसी ने कर दिया, अब पहचान उसी से कराना पड़े तो फिर वो तो कभी भी प्रश्नगत कर सकता है, क्वेश्चन में ला सकता है कि ये जो आइडेंटिफिकेशन कराया गया है और इसे पहचान कराया गया है ये तो बेकार है, ये मेंटली खुद ही डिसेबल है, तो ये हमको क्या पहचानेगी और ये गलत है। तो उस कंडीशन में कहा गया है तो जो प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन की फॉलो किया जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यहाँ पे एक्सक्लूसिव ये कर दिया गया, बाकी वाले में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जाके करते हैं, लेकिन यहाँ कर रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सुपरविज़न में होगा और वो ये इंश्योर करेगा कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसका किस तरह से आइडेंटिफिकेशन परेड कराया जाए। और
जो शिनाख्त करने आदमी आया है उसके मेंटल या फिजिकल कोई डिसेबिलिटी की बात है तो उसमें वो वीडियो फिल्म भी उसको बनाई जाएगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी वीडियोग्राफ। यहाँ पे वर्ड आ गया शैल बी, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जहाँ पे कहीं फिजिकल या मेंटल डिसेबल पर्सन के द्वारा एक्यूज को आइडेंटिफाई कराने का प्रोसेस हो रहा है तो पहली बात वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा, दूसरी बात जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसका वीडियो फिल्म भी बनवाएगा। तो ये आपका 2013 का अमेंडमेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है। तो ये मैं ये आ रहा तो भाई ठीक चल रहा है आप लोग का, काफ़ी देर हो गया तो अभी मैं इसको फिनिश करता हूँ। अभी ज़्यादा सेक्शन नहीं है, कुछ जनरल बातें भी करते हैं। देखिए मैं बीच में थोड़ा विषयांतर करूँ। कंपटीशन आज की तारीख में बहुत कठिन है और साथ ही साथ बहुत आसान है। अब ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? दोनों बातें इस तरह से हो सकती हैं, यदि आपकी तैयारी बहुत सिस्टमेटिक है, अच्छे से है, तो आपकी तैयारी में कंसिस्टेंसी है, कमिटमेंट है। कलाम साहब के शब्दों में कहे आपके सपनों में जान है। सपने ऐसे हैं जो आपको शांति से रहने नहीं देते, तो आपके लिए कुछ कठिन नहीं है। लेकिन कैजुअली यदि आपने तैयारी की, पढ़ाई की, तो आपके लिए बहुत कठिन है। गला काट प्रतिस्पर्धा है, कैसे सरवाइव करेंगे? हम जैसे लोग जो आपके साथ लगे हुए हैं, आपका कोई भी चाहने वाला लगा हुआ है, वो आपकी मदद क्या कर सकता है? हम हनुमान की तरह आपको पूरा पहाड़ उठा के ला देंगे, लेकिन उसमें संजीवनी की पहचान तो वही सुसैन वैद्य करेंगे ना। तो पहाड़ से मदद तो मिल जाएगी कि इसमें संजीवनी बूटी है, लेकिन सुसैन वैद्य तो आप ही लोगों को बनना पड़ेगा, तो बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो मैं इसीलिए मेरी कोशिश ये है कि आप एग्जामिनेशन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हम भी स्टूडेंट रहे हैं और सारे दौर से गुज़रे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आती है, चीज़ों को समझने में कहाँ दिक्कत आती है, इसीलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको एक साथ 3 चीज़ें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले, मेंस का क्वेश्चन मिले, मेंस का आंसर मिले, और कोई चीज़ इंटरव्यू में पूछी जाए तो उसके अंदर का डेप्थ मिले। और ये तब मिलेगा जब आप लोग साथ चलना सीख लेंगे। यदि इस मुगालते में आए कि चलो वीडियो बना हुआ है, आप फिर डाउनलोड होगा, अपलोड होगा, देख लेंगे, तो वो जो देख लेंगे में क्या होता है, वो जो मेंटल फैकल्टी होती है अलर्टनेस की, वो ईज हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है अटेंटिव होना और अपने एक एक सेकेंड, एक एक मिनट का को एक्सप्लॉइट करने का, बजाय इधर उधर। हम जब यहाँ हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कोशिश करनी होगी। तो ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 54 में ये देखें, तो ध्यान रखना है 2013 का अमेंडमेंट है, और जो 2013 का अमेंडमेंट है इसलिए लेटेस्ट कई प्रकार के अमेंडमेंट हुआ था, 2005, 2008, 2010 और 2013। अब उसमें भी ध्यान रखना है कि 2008 वाला एक्ट नंबर 5 2009 का है। तो एक्ट का जो अमेंडमेंट, एक्ट का नाम है वो तो 2008 है, लेकिन एक्ट नंबर के हिसाब से वो 2009 हो जाएगा। तो अब 55 में आते हैं। जनरल सी बात है कि जो पुलिस ऑफिसर वारंट
के साथ किसी को अरेस्ट करने के लिए अथराइज है, तो उसको पावर अपना डेलीगेट कर सकता है अपने से नीचे को। तो ये आपका 55 मिलेगा। 55A, देखिए 55A कहता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब आप देखिए कि 100 केस हैं जो ये कहता है कि अरेस्टेड पर्सन, कन्विक्टेड पर्सन, अंडर ट्रायल पर्सन केवल इसलिए कि वो डिटेन है, कस्टडी में है, वो अपने ह्यूमन राइट से, अपने फंडामेंटल राइट से डिप्राइव्ड, वंचित नहीं हो जाता। उसको भी मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। उसको भी हंसने, बोलने, पढ़ने, लिखने का अधिकार है। लोगों से मिलने का अधिकार है। अपना फ्री लीगल एड उसको मिलने का अधिकार है। फ्री लीगल एड नहीं मिला है, पैसे के अभाव में केस नहीं लड़ पाएगा तो केस भी पूरा चौपट हो जाएगी, वो छूट जाएगा। उसको अपनी पसंद का वकील भी मिलना चाहिए। पैसा नहीं है तो उसको क्या होगा कि कोर्ट के द्वारा उसको एमिकस क्यूरी दिया जाएगा, यानी कि एक पैनल होगा, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो वहाँ होती है, उनमें क्या पैनल होता है, उस पैनल में से एक वकील दिलाया जाएगा। तो कहने का मतलब फिर अरेस्ट हुआ, जब उसका मजिस्ट्रेट ने रिमांड ग्रांट कर दिया, फिर वो जब कस्टडी में गया तो उस समय उसका मेडिकल होता है, जेल में होता है, वहाँ मेडिकल ऑफिसर होता है, वहाँ भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो तमाम संवैधानिक और ये कानूनी जो है बंद इस बात के लिए किए गए, उन्हीं में से 55A है जो जोड़ा गया है 2008 के अमेंडमेंट से। जो आदमी किसी को कस्टडी में रखेगा उसकी ये ड्यूटी होगी कि उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा का युक्त देखभाल करे। क्यों भाई, उसको तुम कस्टडी में ले लिए, वो प्राणी है, उसको भी भूख लगेगी, उसको भी डेली काज जो होगा, नेचुरल काज जो होगा वो करेगा, वो भी जाएगा, शौच जाएगा, पानी पिएगा, तो उसका जो हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा आपको। आपने कस्टडी में ले लिया, क्रिमिनल है, गैंगस्टर है, दूसरे लोग उसके दुश्मन हैं, आपने प्रॉपर सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं की, दूसरे पार्टी ने अटैक कर दिया, मार गया, आपकी लापरवाही है, तो आप भी कहीं ना कहीं से लायबल हो जाएंगे। तो फिर ये है तो कि इसीलिए जैसे जैसे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, इसलिए मैंने कहा ओल्ड लॉ से न्यू लॉ कैसे डिफरेंट है, थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड रिलेवेंट अमेंडमेंट से उसको आप डेलिब्रेट करिए, समझाइए, तो फिर ये निकल के आएगा कि मैंने बताया कि ये धाराएं अमेंडमेंट से आई है, ये रूलिंग में ये गाइडलाइन दी है। उस गाइडलाइन को आप फॉलो नहीं करेंगे जोगेंद्र कुमार को, DK बसु को, तो न केवल डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पुलिस ऑफिसर के खिलाफ होगी बल्कि संबंधित हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की केस भी चलाई जा सकती है। तो ये 55A मैंने ये कहा कि हेल्थ, ये आपका प्री का एक क्वेश्चन है कि पुलिस ऑफिसर का की ये ड्यूटी है कि एक्यूज को के हेल्थ और सिक्योरिटी को रीजनेबल केयर करे, किस सेक्शन में है, तो ये आपका 55A है। 56, अब वो जो आदमी अरेस्टेड हुआ कहीं भी हो सकता है, नहीं, तो अब उसका क्या किया जाएगा, तो जिस आदमी ने, जिस पुलिस ऑफिसर ने या ऑथराइज पर्सन ने किसी को अरेस्ट किया है, उसका पहला काम यह है कि विदाउट एनी डिले, बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के, उसको जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा उसके पास ले जाएगा, या जो नियरेस्ट आपका पुलिस स्टेशन होगा उसके इंचार्ज के पास ले जाएगा। और
इसमें 56 में ये भी कहा गया है कि अरेस्टिंग ऑफिसर यदि बेलेबल मामला है तो उसमें बेल संबंधी रूल को फॉलो करते हुए ये काम करेगा। यानी कि 57 से कनेक्टेड है कि अरेस्ट करने के बाद पहली बात वो ये कहती है कि मजिस्ट्रेट या थाने के प्रशासक अधिकारी एसओ के पास ले जाना है। अब 57 ये कहती है कि अब आप कितने समय में ले जा सकते हैं, तो 24 घंटे में एक मैंडेटरी संवैधानिक व्यवस्था बनाती है कि 24 घंटे में आपको हर हालत में मजिस्ट्रेट के पास पेश कर देना है, और 24 घंटे से ऊपर रखना है तो मजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर चाहिए। तो स्पेशल ऑर्डर क्या है, वो है धारा 167 का स्पेशल ऑर्डर, जो रिमांड को स्वीकृत करता है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल ऑर्डर अंडर सेक्शन 167 पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दरमियान दिया जाने वाला ऑर्डर है, वो रिमांड जिसको कहते हैं। रिमांड दो तरह का 167 में, पुलिस कस्टडी और जुडिशल कस्टडी। उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने दो और सेक्शन आप लोगों को बताया था रिमांड, इससे रिमांड से रिलेटेड 209 और 309। तो किसी दिन और जब हम लोग रिमांड पे आएंगे चर्चा करेंगे। तो आपका 57। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, इंटरव्यू में, कि इस 24 घंटे में जो जर्नी टाइम है वो एक्सक्लूड हो जाता, निकाल दिया। तो ये वो जर्नी टाइम कहाँ से कहाँ तक, जो प्लेस ऑफ अरेस्ट है वहाँ से लेके कोर्ट तक पहुँचने के बीच में जो टाइम लगता है उसको एक्सक्लूड किया जाता है। यहाँ थाने से कोर्ट तक पहुँचने का नहीं है, प्लेस ऑफ अरेस्ट गिरफ्तारी के स्थान से यदि आपने नहीं लिया है, 24 घंटे से अधिक हो गया, तो अभिरक्षा क्या हो जाएगा, विधि विरुद्ध हो जाएगी और मजिस्ट्रेट धारा 167 में रिमांड नहीं करेगा। तो 57 भी एक सेफ गार्ड है, मैंडेटरी प्रोविज़न है। अब 58 पारदर्शिता से रिलेटेड एक बात करता है कि जो थाने का इंचार्ज होगा वो डीएम को, और डीएम ने यदि ऑथराइज कर रखा है तो एसडीएम को अपने अपने थानों में जो विदाउट वारंट अरेस्ट किए गए हैं उन सारे मामलों की रिपोर्ट करेगा, भले ही उसकी बेल हुई हो या नहीं हुई हो। तो अभी आपका इंटरव्यू में कोई बैठ गया सीनियर आईएएस, अच्छा बताइए क्या क्वेश्चन आया कि थानेदार जो है जिन लोगों को अरेस्ट करता है उसकी सूचना कहीं और भी देनी पड़ती है कोर्ट के अलावा, तो यस, उसकी सूचना डीएम या क्षेत्र के एसडीएम को देनी पड़ती है। और अब तो आपके उस आंसर में एक और चीज़ जुड़ जाना चाहिए, जिले के कंट्रोल रूम को भी देनी चाहिए, और थ्रू कंट्रोल रूम स्टेट कंट्रोल रूम में भी जाना चाहिए। आपने पढ़ा ना 41 का कैपिटल सी कंट्रोल की बात करता है, ज़िले में भी और स्टेट में भी। तो बस क्या है कि इसी को बेयर एक्ट से चीज़ों को, लैंग्वेज को पकड़ना है, इसलिए जब डिस्कस हम लोग कर रहे हों तो बेयर एक्ट आपके सामने होना चाहिए। तो यूँ समझ लीजिए कि बड़े डायमेंशन है इसके, और किसी ने लिखा था कि 40-50 घंटे लोग लगाते हैं तब जाके एक क्लास निकल पाती है। तो वर्षों से जो हम लोग का अपना स्टडी और एक्सपीरियंस है, और आपके सामने आने के लिए जो स्मृतियों को पुनः ताज़ी करनी पड़ती है, मेमोरी रिफ्रेश करते हैं, वो एविडेंस एक्ट की धारा 159 में, तो वो भी जो है फिर काम की चीज़ है। तो मैं फिर टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है भाई, अभी बस ये अब मेरे ख्याल से फिनिश होना। तो ये आपका आ गया 58। 59 भी एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखिएगा कि जो अरेस्ट हुआ है, पुलिस ऑफिसर ने जिसको अरेस्ट किया है, उस डिस्चार्ज कैसे होता है। तो 3 चीज़ें पे ध्यान रखिए, बैरक खोलिए, उसके पर्सनल बॉन्ड पे, या उसको बेल दे दिया जाए, या मजिस्ट्रेट स्पेशल ऑर्डर करे, यानी 167 में।
तो ये 3 तरह से वो डिस्चार्ज होता है। 59 मिल गया है, तो ये 3 पॉइंट आपको इसी में से मिल रहे हैं। और चौथा नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज करके बना देगा क्वेश्चन वो। ओके। 60 ये करता है कि मान लो मैंने आपको पहले ही बताया कि कस्टडी में जो आ गया है वो भाग जाएगा तो 223 लग जाएगा। अब पुलिस अधिकारी जिनके पास से भाग गया वो भी मुलजिम हो जाएंगे 224 में। तो अब क्या है कि यदि वो भाग जाता है, जिसकी कस्टडी से भागा है, तो वो तो दौड़ा लेगा ना उसको। तो ये दौड़ाएगा तो कहाँ तक दौड़ा सकता है? तो भारत में किसी भी प्लेस में कंटिन्यूटी में उसको दौड़ा के पकड़ सकता है। फिर जब ये आपका 60 हो गया, 60A पे, तो इस तरह से 41 से लेके 60 तक का हम लोगों ने प्रोविज़न आपका वो ये देख लिया। तो अब आपको क्या करना है कि क्लास ओवर, सारी चीज़ें आपको डिस्कस हो चुकी है। क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। आप क्या करिएगा, यहाँ से जाने के बाद किताब ना पकड़िए, एक कोई नोटबुक रफ ले लीजिए, आँख बंद करिए और कुछ देर में आप जब भी टाइम मिले इसके बाद गैप लेके और अपने मन से लिख डालिए अरेस्ट के बारे में, जो भी आपको याद आ रहा है, जो भी अभी आपने सुना है या कभी पढ़ा हुआ है, उन सब को मिक्स करके लिख डालिए। और लिख डालने में क्या करिए, सवाल बना के लिखिए, किस सवाल में क्या क्या आएगा। बहुत सारे सवाल आपको साथ हमने डिस्कस किया, तो आप देखिए मज़ा आ जाएगा और ये चीज़ें परमानेंट होगी। फिर आप जो है तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे कठिन भी है और सबसे आसान भी है। तो रास्ता, भविष्य का रास्ता आसान बनाना है तो ये थोड़ी सी अभी कठिनाई वाली चीज़ पूरी कर ली जाए। तो ओके, कैसा लगा भाई आप लोगों को? ठीक लगा है तो मेरी भी जो है मुझे पता चलना चाहिए कि भाई ठीक कर रहा हूँ कि नहीं ठीक कर रहा हूँ। और अभी मैं नेक्स्ट 1-2 मिनट में फिनिश करता हूँ, आप लोग के रिएक्शन जान के। अरेस्ट पे एनी क्वेश्चन आप डाल सकते हो कमेंट में, फिर देखेंगे जब टाइम मिला तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। कल फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं समन वारंट। तो मैंने कोशिश ये है कि इस तरह से ये है। चलिए, सब आप लोगों का अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी, गुंजन जी, ब्रजेश चंद्र पांडे जी, सब बहुत अच्छी बात। चलिए, तो ठीक है, आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत करते हैं और आगे बातें होंगी। कुछ दूसरे रूप में भी हम लोग काम कर पाएंगे, लेकिन अभी तो इसको ये करें। तो बंधुओं, फिर जो है अब विदा लेने का समय आ गया है। कल फिर मिलते हैं शाम को 4 बजे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। होमवर्क मैंने यही दे दिया भाई, जो लोग होमवर्क कह रहे हैं कि वैसे ही करिए। जो अभी सुना है, पढ़ा है, पहले उसको क्या करिए, अपने मन से लिखिए। फिर टेक्स्ट बुक से, अपने अवेयर एक्ट से पढ़िए। फिर देखिए कितना आप रिटेन कर पा रहे हैं, कितना समझ पाए हैं। फिर उसके बाद जो है अनसॉल्व्ड से क्वेश्चन आंसर देखिए। तो देखिए ये है प्रोसेस कि पहला है रीडिंग, देन थिंकिंग, देन राइटिंग। फिर ये साइकिल शुरू होगी, फिर देन रीडिंग, फिर देन थिंकिंग, फिर आपका ये प्रेजेंटेशन। ओके, थैंक्स।